ओके, तो आगे चलते हैं. We have covered this first part. Okay, this first part. Measures to control inflation and deflation. So first we have seen in this we have covered quantitative as well as qualitative things. Quantitative as well as qualitative. Now second is fiscal policy measures. Fiscal policy. Okay. Fiscal policy means है यहाँ पे related to money supply. ठीक है, ये भी पहले मैं आपके यहाँ आरबीआई कर रहा था, अब यहाँ पे सेंटर करेगा, यानी कि गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट का आ जाएगा. तो गवर्नमेंट किस साइड पे एक्ट करेगी? सप्लाई पे जनरली, और कभी कभी डिमांड पे भी एडजस्ट कर सकती है. ठीक है, लोगों को पैसा देके. सो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी मेजर्स में गवर्नमेंट विल कम इनटू पिक्चर, और अदर मेजर्स में आपके कुछ एक्ट आ जाएंगे. अदर मेजर्स में कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. तो पहला वाला हमने कवर कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम फिस्कल पॉलिसी और अदर मेजर्स देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं, फिर बाद में अदर मेजर देख लेते हैं. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, दिस वर्ड विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. फिस्कल पॉलिसी. ओके, तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी through which the government of a country controls the flow of tax revenues and public expenditure to navigate the economy. Okay, so there are two things. First is tax revenues and second is public expenditure. Okay, तो tax revenues क्या होता है? First is tax revenue. टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट के अर्निंग्स फ्रॉम टैक्स. ठीक है, अब ये टैक्स में आपका बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, लेकिन हम जनरली इसको डिवाइड दो में करते हैं. ठीक है, बाकी डिटेल में तो हम बजट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. टैक्स को दो में आप डिवाइड कर सकते हो, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इनकम के हिसाब से लगता है. जिसकी इनकम ज्यादा उस पर ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उस पर कम टैक्स, या जिसकी इनकम कुछ नहीं उस पर कोई टैक्स नहीं. अब जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ कमाते नहीं हो तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब पे लगता है इक्वल. अगर आप कोई सोप खरीदने जाओगे मार्केट से, या आप मान लो कोई पेस्ट खरीदने जाओगे, या कुछ भी आप सामान लेने जाओगे, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा, अगर आप मान लो कोई पैक्ड फूड आइटम्स लेने जाओगे कोई भी, ठीक है, सब पे आपके टैक्स लगा होता है. ठीक है ना, इवन आप अगर छोटी सी माचिस लेने जाओगे खरीदने, उस पर भी टैक्स लगा होता है. चॉकलेट जो लेते हो उस पर भी टैक्स लगा होता है. अब आप खरीदो सोप, मैं खरीदूं, कोई अमीर आदमी खरीदे, एक रिक्शे वाला खरीदे, सब पे सेम टैक्स है. अगर वो सोप मान लो आपका 40 रुपए का है और उस पर मान लो 5 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो हम सबको ये पे करना है 5 रुपए. ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे. तो
इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ना वो सबको इम्पैक्ट करता है, उनका इनकम से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं। ठीक है, डिटेल में तो मैं आपको ये बजट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब क्या है, पुअर और रिच दोनों को ये इक्वली अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर मेरी जेब से 5 रुपए जा रहा है इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक रिक्शे वाला 5 रुपए टैक्स में दे रहा है, उसके लिए बड़ी चीज। ठीक है, उसके दिन की कमाई 100 रुपए होगी, उसमें से मान लो उसने कहीं एक सूट खरीद लिया, कहीं पे कुछ और खरीद लिया, दिन का 20 रुपए वो टैक्स में दे देता है सामान खरीदने, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए, क्योंकि वो कमाई 100 रुपए रहा है, तो 100 में से उसने 20% तो टैक्स में दे दिया बेचारे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये टैक्स जो लगता है डायरेक्ट टैक्स, किस हिसाब से लगता है, एज पर द इनकम। जैसे जिसकी इनकम अंबानी पे ज्यादा लगेगा, मुझ पे कम लगेगा, आप पे जीरो है, तो इसलिए ये एज पर इनकम लगता है। तो ये क्या इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है डायरेक्ट टैक्स, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। और जो आपका जीएसटी है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी में आप कुछ भी सामान खरीदोगे, अगर जीएसटी में 5% रेट है, ठीक है, क्या क्या रेट है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। ठीक है, ये रेट है उसमें। अब 5% है तो 5% आपके लिए भी 5% है, मेरे लिए 5% है, 12% है तो सबके लिए 12%। तो यहाँ पे क्या है, रिग्रेसिव है, सबको इक्वली अफेक्ट करता है, पुअर को भी और साथ में रिच को भी। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपके वो रिग्रेसिव होते हैं। तो ये दो तरह के टैक्सेस हैं जिनसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी बजट आता है, ठीक है, बजट में एक फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, उसमें सारे प्रोविजंस होते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं। वी विल सी दैट इन डिटेल, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, सारे बिल हम देखेंगे जब हम बजट पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकती, उसमें मेंशन होते हैं सारे टैक्सेस। आप देखो ना, हर साल कुछ टैक्सेस नए आते हैं, कुछ स्लैब चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू इससे कहते हैं। समझ गए आप बात को। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उसको खर्चा भी करेगी। पहला तो टैक्स रेवेन्यू आया, कितना पैसा आया, ठीक है, वो टैक्स रेवेन्यू है। अब टैक्स रेवेन्यू आया तो गवर्नमेंट खर्चा भी तो करेगी। आप सैलरी आती है आपकी, तो आप सैलरी से खर्चा करोगे, ऐसा तो है नहीं सारी सैलरी जेब में रख लोगे, आपकी कुछ जरूरतें होती है, तो गवर्नमेंट की भी कुछ जरूरतें, मतलब आपके कंट्री में सड़कें बनवानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, स्कूल्स बनाने हैं, कैनाल्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर को देना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को मनरेगा में पैसा देना है, ठीक है, पीएम किसान में पैसा देना है, तो गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है। तो खर्च गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट को हम पब्लिक बोलते हैं। जहाँ पे भी पब्लिक वर्ड होगा यानी कि गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही है तो उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। आगे बात समझ में, दो चीजें, टैक्स रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, और उसको जो खर्चा कर रही है वो दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। आदिश्वर अब छोड़ दो इसको, पीएसएल को, ठीक है, लिव इट, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है पेपर के लिए, डोंट रिसर्च ऑन इट, नो नीड। आपको बैंक नहीं खोलना है, मेरे को भी नहीं खोलना है, ठीक है, उसमें जितना घुसते जाओगे जाओगे, जितना आपके पेपर के काम का है मैंने पढ़ा दिया, ये इधर ध्यान दो अभी, आप अभी तक उसी पटके हो। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको समझ आ गया। बेसिकली क्या है, लोगों के साथ दिक्कत, ठीक है, लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ भी दिक्कत है, आपके साथ भी दिक्कत है, सबके साथ दिक्कत क्या है, हम पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं। ठीक है, हम पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं। एक कहानी है इस पे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये क्लियर है, ठीक है। गौतम बुद्ध थे, उनके एक बहुत फेमस डिसाइपल थे, ठीक है, आनंद।
एक बार क्या होता है, ये आनंद और आनंद के साथ इसका दूसरा फ्रेंड, ये दोनों, ये पहले आपको पता है दूर दूर जाते थे भिक्षा वगैरह लेने, आर्म्स, ठीक है, तो ये दूर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो बीच में नदी वगैरह भी आती है, तो ये जाते हैं, 2-3 दिन लगते थे दूसरी जगह पे जाने में। दोनों जाते हैं, आनंद और इसके साथ इसका दूसरा साथी। ये जाके जब अपना सारा वहां से ज्ञान वान दे के अपना पूरा का पूरा वो, और साथ में भिक्षा वगैरह लेके जो भी था, वापिस आ रहे होते हैं, तो बीच में एक नदी आती थी। वो नदी आती है, तो वहां पे एक लेडी खड़ी थी, ठीक है, एक स्त्री खड़ी थी। तो वो इन दोनों को बोलती है, वो काफी देर वेट कर रही थी, उससे पार नहीं हो रही थी नदी, थोड़ा पानी ज्यादा था, तो वो इनको बोलती है कि मेरी हेल्प कर दो। तो फिर आनंद ने क्या किया, आनंद ने उसको मतलब अपनी उसको उठा के और उसको है ना नदी पार करा दी, ठीक है। अब उसका दोस्त देख रहा था, अब वो पहुंच गए वहां पे, ठीक है, गौतम बुद्ध के पास 2-3 दिन ट्रेवल करके पहुंच गए। अब आनंद तो भूल गया ये चीज, उसने तो हेल्प करी, वो तो भूल गया। अब उसके दोस्त के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं जाके गौतम बुद्ध से इसकी शिकायत करूँ कि इसने स्त्री को हाथ लगाया। अब पूरे टाइम उसके दिमाग में वही वो बोझ लेके चल रहा है कि मेरे को बताना है। अब वो वहां पहुंचे, जाके शाम को गौतम बुद्ध लेते थे सबकी क्लास, उन्होंने क्लास ली। तो क्लास खत्म होने के बाद वो जो दूसरा इसका दोस्त था, उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बताओ। बोला ऐसे ऐसे था, इसने पूरा वाक्य सुनाया कि आ रहे थे हम, रास्ते में नदी पड़ी, तो आनंद ने उस स्त्री को मतलब ऐसे छुआ और उसको नदी पार कर गई। तो गौतम बुद्ध ने उसको बोला कि देखो, आनंद तो उस बोझ को वहीं पे छोड़ा है, ठीक है, उसने तो उसकी हेल्प करी और उस बोझ को वहीं पे छोड़ा है। बोला तुम उस बोझ को अभी तक लेके घूम रहे हो अपने दिमाग में। बोला अगर तुम ऐसे बोझ को लेकर घूमोगे तो आगे तुम कैसे शिक्षा ग्रहण करोगे, या तुम नई चीजें कैसे सीखोगे जब तुम पुरानी चीजों को अभी तक दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। तो यही हमारे साथ होता है, हम पुरानी चीजों को लेके अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हैं, और दिमाग में तो पुरानी चीजें बोझ बनी होती हैं, तो नई चीजें कैसे सीखें। ठीक है, तो इसलिए पीएसएल में मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स होंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है, क्लास के बाद जब मैं बोलूं तब आप पूछना, ठीक है। बीच में भी ये चल रहा है अच्छा वाला टॉपिक, इसको कंप्लीट होने दो, ऐसा नहीं है आपके डाउट क्लियर नहीं करेंगे, रेलेवेंट होगा आई विल क्लियर। ओके, सो टैक्स रेवेन्यू बोझ को पीछे छोड़ दो, खत्म हो गया पीएसएल, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। रिसर्च नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी, पीएचडी करनी है तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लो, उसमें कुछ हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अदरवाइज गूगल पे सब, गूगल पे भी ये चीजें इतनी डिटेल में नहीं जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू और ऐसे सिस्टमेटिक भी नहीं मिलेगी। सो गवर्नमेंट जो है टैक्स रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन दो की हेल्प से मनी सप्लाई को सिस्टम में, मनी सप्लाई और डिमांड को क्या करता है, सिस्टम में कंट्रोल करता है। अब कैसे करता है, आपको टैक्स रेवेन्यू समझ आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, समझो बात। ये आपका टैक्स है, ये मेरा कौन सा पैसा, इनकमिंग मनी है, जो मैं किससे ले रहा हूँ, इनकमिंग मनी है। अब मैं ले किससे रहा हूँ, पब्लिक से, टैक्स तो पब्लिक पे ही लगाऊंगा। और पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये मेरा कौन सा पैसा, ये मेरा आउटगोइंग मनी है। आउटगोइंग मनी तो ये किस पे खर्चा कर रहा हूं मैं, ये पब्लिक पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, यानी ये मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, मनरेगा के थ्रू दे दिया, या मान लो मैंने सड़क भी बना रहा हूँ, तो सड़क बनाने में क्या है, लोग काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा। कहीं पे हाईवे बना रहा हूँ, उसमें भी लोग काम करेंगे, उसमें पैसा मिलेगा। सो अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मान लो यहाँ पे सिस्टम में इन्फ्लेशन, अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी लोगों के पास पैसा कम छोड़ना है, ताकि लोग क्या करें, डिमांड कम करें, तो लोगों के पास पैसा कम छोड़ना है यहाँ पे, तो पब्लिक से मैंने टैक्स लिया, तो मैं क्या करूंगा, टैक्स बढ़ा दूंगा। अगर मैंने आप पे टैक्स बढ़ा दिया, आपका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, आप कुछ खरीद पाओगे उस पैसे का, नहीं खरीद पाओगे। यहाँ पे मान लो 10% टैक्स लगता था, मैंने 15% टैक्स कर दिया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आपका जो टैक्स आपसे ले रहा हूं मैं,
उसको और बढ़ा दूं तो आपको ज्यादा टैक्स में पैसा देना पड़ेगा, आपका पैसा कम बचेगा तो आप डिमांड कम करोगे, कम चीजें खरीदोगे। ऐसे ही अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो डिफ्लेशन में मैं टैक्स को कम कर दूं ताकि आपके पास पैसा ज्यादा बचे, तो आप ज्यादा चीजें खरीदो। तो पहली चीज तो क्लियर है, जो पैसा गवर्नमेंट आपसे ले रही है टैक्स में, वो टैक्स वाला पैसा अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, घटा घटा दूंगा तो डिफ्लेशन। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर है आपको, इन्फ्लेशन में हम टैक्सेस बढ़ाते हैं और डिफ्लेशन में हम टैक्सेस को डिफ्लेशन में हम टैक्सेस को कम कर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, नाउ सेकंड इज आउट गोइंग मनी। पहला वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको और डिटेल में अभी आगे। तो वही, अभी तो टैक्सेस हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट वही है। यार रिपीट देखो, आप है ना जब ऐसे बोलते हो ना रिपीट करो, रिपीट कुछ नहीं होता है वर्ड। आप ऐसे बोलिए सर ये चीज समझनी है, रिपीट करने का मतलब है कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनी आपने, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। आप ऐसे बोलिए सर इसमें ये समझ नहीं आया कि पब्लिक का जब टैक्स बढ़ाते तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कैसे। आप रिपीट का मतलब है कि आपने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, इसका मतलब माइंड बॉडी गैप है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप कहीं और। ठीक है, तो रिपीट नहीं बोलना होता है, आप बोलो कि ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो टैक्स क्या है आपका, टैक्स देखो बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी थ्रू टैक्स। गवर्नमेंट का सोर्स देखो, गवर्नमेंट का सोर्स मेन टैक्स ही है, इसलिए इंडिया में टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब देख लो ना, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी आपको बताया, आप कोई भी सामान खरीदने जाओ सब पे टैक्स है और वो सबको बराबर देना है। तो आप सोचो सब हर चीज पे टैक्स लगता है। अब आप मान लो मेरे को ही देख लो, मैं ही साल का कम से कम 4 से 4.5 लाख टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट को कम से कम। तो ये पैसा मेरा टैक्स में जा रहा है 4 से 4.5 लाख। उसके बाद पीएफ में कितना काटती है वो अलग है। तो 4 से 4.5 लाख तो मैं ही पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को सेविंग्स करने के बावजूद। तो आप सोच लो कि मेरा कितना बड़ा अमाउंट एक टैक्स में जा रहा है। अगर यही पैसा मेरे पास बचता तो मैं इसका कुछ खर्चा करता, इसका डिमांड बढ़ती ना सिस्टम में। तो अगर टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब इन्फ्लेशन है तो आपको पता है इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना है, तो लोगों पे टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा दोगे तो लोगों का एक बड़ा अमाउंट तो गवर्नमेंट के पास चला गया, और लोगों के पास जैसे मान लो पहले टैक्स आपका मान लो 20% और 80% पैसा गवर्नमेंट उसके पास बंदे के पास बच रहा था जो भी है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन्फ्लेशन है तो इस टैक्स को 30% कर दिया और यहाँ पे आपका क्या बच गया, आप 70%। तो अब वो कम चीजें खरीद पाएगा ना, तो डिमांड कम हो गई ना चीजों की, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो ये आपके टैक्स के केस में करता है। टैक्स के केस में क्या है, इनकमिंग मनी है, गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे उसको लगता है इन्फ्लेशन है तो उस पैसे को अपने पास और खींच लेती है। आरबीआई भी तो यही कर रहा था, आरबीआई भी लोगों से पैसा ले रहा था, गवर्नमेंट भी सेम कर रही है। आरबीआई किसके थ्रू ले रहा था, रेपो, उसके थ्रू आपका रेपो रेट कम करके बढ़ा के, या फिर आपका सीआरआर एसएलआर बढ़ा के, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट किसके थ्रू ले रही है, टैक्स के थ्रू। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, मैं आपको बोल चुका हूँ, कंसेप्ट विल रिमेन सेम, सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट सेम रहता है हमेशा। आपको मनी सप्लाई को क्या कम करना है, तो कम करना है इन्फ्लेशन के टाइम पे तो लोगों से पैसा ले लो। तो लोगों से पैसा कैसे लोगे, टैक्स के थ्रू, इंक्रीज द टैक्सेस। ठीक है, जैसे जब बीजेपी पावर में आने वाली थी तो बीजेपी ने क्या बोला था, हम टैक्स खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। तो लोग खुश हो गए थे। क्यों लोग खुश हो जाते हैं, अगर मेरे को टैक्स में पैसा नहीं देना, मान लो ये 4-5 लाख मुझे टैक्स में नहीं देने हो, 4-5 लाख में थोड़ा और पैसा मिला के मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, शूज खरीद सकता हूँ, उन सबकी डिमांड बढ़ेगी। या कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। या इतना पैसा बैंक में भी जमा करा दूंगा तो बैंक आगे लोन में देगा, मेरे को भी इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को भी मिलेगा, मैं भी ग्रो करूंगा, बैंक भी ग्रो करेगा। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स में ले लिया, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। अब आप बोलोगे कि सर सड़कें, हॉस्पिटल ये सब आप यूज करते हो, इसके इसमें गवर्नमेंट पैसा यूज करती है, तो सब थोड़ी ना मेरा 4.5 लाख पूरा उसमें थोड़ा ना यूज किया। जैसे मान लो मैंने पीएम केयर्स फंड में मैंने 30,000 रुपए दिए थे,
अब मेरे को दुख नहीं होगा कि मेरे 30,000 रुपए का क्या हुआ, मैं हिसाब पूछूंगा तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि आरटीआई के अंडर ही नहीं आता पीएम केयर्स। और मुझे दुख नहीं होगा अगर मुझे पता होता है ऐसा होगा आगे जाके, ये बताएंगे नहीं मेरा पैसा कहाँ यूज हुआ, तो मैं 30,000 क्यों देता। मैं तो इसलिए दिया था कि गरीबों के लिए यूज होगा। तो अब ये 30,000 भी मैंने जो दिया, ठीक है, इससे भी मेरी डिमांड, मेरी मनी सप्लाई मेरे लिए तो कम हो गई ना, मैं इन चीजों का कुछ खरीदता। अब गवर्नमेंट ने उसका क्या किया आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं इन 30,000 से खरीदारी करने जाता, किसी से कुछ खरीद के लाता, उसको कुछ पैसा मिलता, कम से कम इकोनॉमी में कुछ तो फर्क पड़ता है इससे, अगर मैं डायरेक्टली भी खरीदारी करता। तो टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, और डिफ्लेशन के टाइम पे उसको कम कर देगी। सीधा सा कंसेप्ट है मनी सप्लाई। इज इट क्लियर? ठीक है, टैक्स वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? ओके, टैक्स ज्यादा होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे ना भाई, तुम ऐसे जोड़ो। देखो, जो मैंने आपको शुरू में एक कंसेप्ट बताया है कि लोगों के पास पैसा कम होता है, दे विल डिमांड लेस एंड इन्फ्लेशन प्राइसेस विल बी डाउन एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। ये आपको ये चेन याद रखनी है। ऐसे मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, दे विल डिमांड मोर, प्राइस विल इंक्रीज एंड डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। ये दो दो आपको याद रखनी है, ठीक है। पैसा कम होगा मेरे पास यार, मान लो अभी मेरे को सैलरी मिल रही है, मान लो मेरे को ना सैलरी मान लो 1.5 लाख मान लेते मेरे को मिलती है, ठीक है, 1.6 लाख के आसपास मेरी मान लो पे वो है, ग्रॉस इनकम है। अब इस पे मेरे को अभी मैं 30% वाले ब्रैकेट में आता हूँ, कल को गवर्नमेंट इस टैक्स को बढ़ा के 40% कर दे, तो मेरी सैलरी का एक बड़ा पार्ट तो टैक्स में चला गया। मैं अभी जो चीजें खरीद पा रहा हूँ वो खरीद पाऊंगा कि नहीं, तो डिमांड कम हो जाएगी। जब टैक्स लगा रही है 40%, तो मेरे अलावा सब पे भी लगेगा ना ये 40%। मेरी 1.6 लाख है, अंबानी की करोड़ों में, तो उस पर 40%, करोड़ों का 40% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो समझ रहे हो आप बात को? मनी सप्लाई को आप कम कर दोगे कैसे, टैक्स बढ़ा के, लोग डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये साइकिल यही रहती है हमेशा। क्या साइकिल रहती है, मनी सप्लाई से शुरू करते हैं हम, फिर मनी सप्लाई के बाद देखते हैं डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, डिमांड के बाद देखते हैं प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है, और प्राइस के बाद देखते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द साइकिल। मनी सप्लाई अगर आप इंक्रीज कर दोगे सिस्टम में, तो इंक्रीज कब करोगे, डिफ्लेशन के लिए, और मनी सप्लाई डिक्रीज कब करोगे आप, इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर? टैक्स इज क्लियर, ठीक है, टैक्स इज क्लियर। अब इतने में क्लियर होना चाहिए, अब इतने में भी क्लियर नहीं है तो फिर भगवान वाले के हाथ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, लेट अस गो टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज क्लियर, ओके, टैक्स इज क्लियर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पहला आपका इनकमिंग मनी था, नाउ एक्सपेंडिचर। और पब्लिक वर्ड क्यों यूज करते हैं हम, गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं ना पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, या बैंक्स के लिए बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबीज। तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको पता है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो वो पब्लिक है। अब मुझे गवर्नमेंट के पास जो टैक्स में पैसा आएगा, नाउ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट विल स्पेंड इट, खर्च करेगी। अब खर्च किस पे करेगी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट खर्च करके आपको पता है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को भी देती है, गवर्नमेंट डिफेंस को भी देती है, यानी गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा देती है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, पीएम किसान, मनरेगा। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये स्कीम तो आपकी फिक्स है, ठीक है, ये, और वैसे भी मान लो उसको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, उससे तो वो सिर्फ फर्टिलाइजर। लेकिन गवर्नमेंट मनरेगा में अगर आपका डेली वेजेस बढ़ाती है, यहाँ तो फिक्स है ना, आपको 6,000 मिल रहे हैं साल के, ठीक है, हर 4 महीने पे आपको 2-2 हजार रुपए देंगे पीएम किसान, ठीक है।
तो यहाँ तो ज्यादातर हम मान लेते हैं कि चलो एग्रीकल्चर है तो वो ज्यादातर पैसा अपना फर्टिलाइजर सीड वगैरह खरीदने में खर्च कर देगा, लेकिन मनरेगा में आप डेली वेजेस बढ़ाते हो। अब डेली वेजेस आप बढ़ा रहे हो तो अब वो तो कोई उसमें खर्च नहीं करेगा ना एग्रीकल्चर पे, वो तो पीएम किसान को अलग। अगर आपने 100 से 120 रुपए भी करे डेली वेजेस तो आपने 20 रुपए बढ़ा दिए। अब अगर उसको आप 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो इसको कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, कहीं ना कहीं खर्च करेगा, तो उससे सिस्टम में डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो यानी अगर मेरे को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मेरे को लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मुझे डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डिक्रीज करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है लोगों के पास पैसा आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। पहला तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया मनरेगा के, दूसरा क्या है, मान लो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या है, आप काम करते हो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के काम करते हो। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या करती है, रोड्स बनवाती है, ठीक है, हाईवेज बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स, और मान लो इरिगेशन कैनाल्स बनवाती है, ठीक है, विलेजेस में कैनाल्स, चेक डैम, एक्सेट्रा। आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, फिर नहीं पूछना कि रिपीट कर दो, यहाँ कुछ पॉइंट समझ नहीं आए तो पूछना। कुछ भी काम मैं करवा रहा हूँ, कुछ भी काम मैं करवाऊंगा, आई नीड लेबर, ठीक है, लेबर की तो जरूरत पड़ेगी, बिना लेबर के तो काम होगा नहीं। अगर मैं कुछ भी चीज बनवा रहा हूँ, पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। तो पहली चीज तो यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पीपल विल गेट मनी। कहीं अगर जम्मू में आप, ठीक है, या मान लो जम्मू क्या, आप मान लो दिल्ली में कहीं पे भी सड़क का निर्माण हो रहा है, सड़क बन रही है, तो उसमें काम तो करेंगे ना लोग, ठेकेदार को भी पैसा मिलेगा, लेबर को भी पैसा मिलेगा, ठीक है, सबको पैसा मिलेगा जो जो उसमें इन्वॉल्व है। फिर सड़क बन जाएगी, उसके बाद जिसने बनाई है उस पर टोल लेगा, उसको भी पैसा मिलेगा। यानी यहाँ पे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। साथ में जब जब आप ऐसे काम करते हो, तो आपने रोड बनवा रहे हो, हाईवेज बनवा रहे हो, तो आप प्राइवेट वाले को क्या लग रहा है, प्राइवेट वाले बंदे को, जैसे मान लो रतन टाटा है, प्राइवेट वाले को क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो अब मेरे लिए यहाँ पे इंडस्ट्री खोलना बहुत आसान है, तो वो भी अपनी क्या करेगा, वहां पे इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि हाईवे बन रहा है भाई, आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। या फिर मान लो अगर कैनाल चेक डैम्स बना तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। अगर आप स्कूल्स बना रहे हो तो टीचर्स आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी पैसों की डिमांड। लेकिन मान लो आपका जो भी हाईवेज रोड्स कुछ भी डेवलप होगा, किसी भी जगह पे डेवलपमेंट होता है, सारी इंडस्ट्रीज आपकी गुजरात में क्यों जाती है, गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है। आपने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया उसको दूसरी जगह भेजने के लिए रोड्स तो अच्छी चाहिए, हाईवेज तो अच्छी चाहिए, कनेक्टिविटी तो चाहिए। अब प्राइवेट वाला भी वहां पे इंडस्ट्री लगाएगा, प्राइवेट वाला भी वहां पे इंडस्ट्री लगाएगा तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के पास और पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये किस केस में होगा, जब आपके सिस्टम में डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में मैंने क्या बोला, आप नहीं, ये इन्फ्लेशन में आप, नहीं नहीं, इन्फ्लेशन में तो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करो, ठीक है ना, लोगों को कम देना है ना, डिफ्लेशन में आप बढ़ाओ, ठीक है। डिफ्लेशन में आप, हमने क्या किया था वहां पे, टैक्स हम बढ़ाते थे, लेकिन आप इन्फ्लेशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर को तो कम करोगे ना, लोगों को पैसा कम दोगे, ठीक है। इन्फ्लेशन में यही तो करते हैं हम। तो इन्फ्लेशन ये आपका कौन सा, ये डिफ्लेशन का केस है। डिफ्लेशन के केस में आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, गवर्नमेंट पैसा दे रही है डायरेक्ट, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी लोगों को जॉब देगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, वापस से
देख लेते हैं, शुरू में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था, ये गलत लिख दिया था मैंने, इसको वापस से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर में अगर आपका इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में आपको क्या करना है, लोगों के पास पैसा कम छोड़ना है, तो लोगों के पास पैसा कम छोड़ना है तो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, कम करोगे। और अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन में आपको लोगों को पैसा ज्यादा देना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे। और पब्लिक एक्सपेंडिचर जब भी आप बढ़ाओगे वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही। फॉर एग्जांपल गुजरात, गुजरात में इतनी इंडस्ट्रीज क्यों है, उसका कारण यही है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे जरूरी है आपकी रोड्स, कनेक्टिविटी। अगर मेरे पास अच्छी रोड्स होंगी, ठीक है, आप देखो कोस्टल एरियाज में भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से मिल जाता है, और बाद में आप जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब भी आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी लोगों को क्या मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और इन दोनों ही केस में जॉब्स मिलेगी, पैसा सिस्टम में इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस विल इंक्रीज एंड योर डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। ठीक है, टैक्स में उल्टा था, ठीक है, टैक्स में, इन्फ्लेशन में हम टैक्स बढ़ाते थे, ठीक है, देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने का। ठीक है, पिछली स्लाइड में वो वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो एरो गलत हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन में आप हमेशा क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि पैसा कम छोड़ना है। डिफ्लेशन में आप पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करोगे, बढ़ाओगे। और पब्लिक एक्सपेंडिचर जहां पे बढ़ेगा वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप देखो, मान लो मैं कहीं पे रोड्स नहीं है, विलेजेस में बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, क्या वहां पे कोई इंडस्ट्री आएगी, नहीं आएगी। इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रियल है, जो भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सबसे पहले देखता है कनेक्टिविटी। यार अगर कनेक्टिविटी नहीं है, साथ में वो क्या देखेगा कि अगर मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पे लेबर्स काम करेंगे तो क्या आस पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अगर बीमार हो गए, क्या स्कूल्स हैं अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अच्छा डेवलप होगा वहां पे आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। इसलिए आप देख लो नक्सलाइट जितने एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, मिनरल रिच है वो सारे के सारे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सब, लेकिन वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अपनी इंडस्ट्री वहां नहीं लगाना चाहता। क्यों, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे नक्सलिज्म है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे हम कहते हैं। वो सब कुछ, अगर आप देखो, जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आप देखते होंगे कि नक्सलाइट ने सड़क उड़ा दी, ब्रिज उड़ा दिए, क्यों, स्कूल उड़ा दिए, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, लोग समझदार हो जाएंगे, लोग समझ जाएंगे उनकी पॉलिसी को। इसलिए, और साथ में अगर डेवलपमेंट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और जब इंडस्ट्रीज आ गई तो वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, नए लोग आ जाएंगे। अभी तो ट्राइबल्स है वो उनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, बाहर के लोग आ गए, वो थोड़ी ना उनकी बातों में आएंगे। तो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहीं पे आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। इसलिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है। अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पे आपके स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, आपकी बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्री क्यों खोले। इंडस्ट्री खोलने के लिए उसको सारी चीजें चाहिए होती है, और सबसे मेन तो कनेक्टिविटी है। रॉ मटेरियल आएगा भी, उसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करेगा, वो बाहर से चीजें भी आएंगी, उसके लेबर्स को भी ट्रेवल करना होगा, वो खुद भी ट्रेवल करेगा इंडस्ट्री तक आने के लिए। तो ये सब, कभी मशीन खराब हो गई तो इंजीनियर भी आएगा देखने के लिए। तो अल्टीमेटली, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब टैक्स है तो टैक्स को आप इन्फ्लेशन के केस में क्या करते हो, बढ़ा देते हो, क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाए। और जब डिफ्लेशन होता है, ठीक है, जब डिफ्लेशन होता है तो आप टैक्स को डिक्रीज कर देते हो ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाए। पहले तो ये टैक्स वाला केस हो गया। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हो, जब इन्फ्लेशन होता है,
ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, और डिफ्लेशन में आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दोगे ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। अब देखो, जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हो तो ध्यान रखना, पब्लिक एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। पब्लिक एक्सपेंडिचर जब भी आप बढ़ाओगे तब हमेशा आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे आएगा। अभी जैसे एसआर कॉलेज है, एसआर कॉलेज आपका कहीं आपके रिमोट एरिया में जाके खोल ले हम कोचिंग, कोई आ पाएगा बच्चा? अभी हमने प्राइम स्पॉट पे गांधीनगर में क्यों खोला हुआ? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी आप देखो, ठीक है, आपके ऑटो भी आता है, आपका मेटाडोर भी आती है, सारी कनेक्टिविटी, आप बस से भी आ सकते हो, आप कार से भी आ सकते हो, ठीक है, फिर आसपास है हॉस्पिटल्स भी हैं, तो सब चीजें हैं वहां पे। तो अब मैं अगर इसको रिमोट एरिया में जाके खोल लूंगा, कौन आएगा वहां पे? सड़क ही नहीं होगी तो आप आओगे? नहीं आओगे, आप किसी और जगह पे जाओगे। तो हर चीज का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना होता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर मैंने स्कूल्स खोले सब जगह पे, मान लो स्कूल्स खुल गए, अब क्या है, स्कूल्स खुल गए तो प्राइवेट वाला देखेगा कि ये स्कूल्स आगे जाके डेवलप हो, वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा वो स्कूल्स में, ठीक है। तो हर जगह पे जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा लगाएगा, नए टीचर्स लगाने पड़ेंगे या बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उसके लिए आपको अलग अलग टीचर लाने पड़ेंगे, उस हिसाब से फैसिलिटीज आपको तैयार करनी पड़ेगी, या हॉस्पिटल्स आपने बनाए वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेगी, आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, आपको नर्सेज भी चाहिए। तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते, कुछ भी इन्वेस्ट करोगे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल, इसको हम कहते हैं टेंजिबल, टेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जो आपको दिखाई देता है, जैसे रोड हो गई, हाईवेज हो गए, ठीक है, कैनाल्स हो गई। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, आप जो एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज, ठीक है, आपकी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आपकी एयर है, हवा, दैट इज इंटेंजिबल, आप उसको देख नहीं सकते। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको वो दिखाई दे रही है जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रही, ये आपके सीधे दिमाग में जा रहा है, ठीक है, दैट इज इंटेंजिबल, ये आपके सीधे दिमाग में जा रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है मुझे कुछ बिल्डिंग बनानी पड़ रही है या फिर मुझे कुछ रोड बनाना पड़ रहा है उसके थ्रू मैं कुछ आपके दिमाग में डाल दूं, ये सीधा आपके दिमाग में जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द है, ठीक है, ये सीधे आपके दिमाग में जा रहा है, तो ये इंटेंजिबल होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन और हेल्थ आता है, ये ध्यान रखें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, इसलिए जीडीपी का एक बड़ा पार्ट एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करना जरूरी है। अब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अब वो कैसा खा रही है, कैसा नहीं खा रही है, उसको कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, आपको नहीं पता उसके बच्चे की कंडीशन कैसी है, लेकिन वो खाने के हिसाब से अच्छा खाएगी तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा, नहीं अच्छा खाएगी तो बच्चा कैसा होगा, आपका माल नरिश्ड पैदा होगा। ये इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है लेकिन उसके इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। टेंजिबल क्या है? टेंजिबल में आप देख सकते हो, आपको बनानी पड़ेगी रोड, रोड आपकी बनाओगे तभी उसका कुछ होगा, ठीक है। एजुकेशन में अभी हम आपको मैं आपको पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको एसआर कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, मैं भी आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोल के भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको लिख के भी पढ़ा सकता हूँ। शब्द है ये, इनको आप देख थोड़ी ना पा रहे हो शब्दों को, जो मैं बोल रहा हूँ सीधा इनको सुन लो। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी आपका फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, अब हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे थोड़ा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर देन वी विल। वॉइस कट, अब बताइए, अब बताइए, एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक, बाकियों को सुनाई दे रहा था पहले भी? पहले बाकियों को प्रॉब्लम थी या ये दो ही बच्चे इनको प्रॉब्लम थी? बीच बीच में कट हो रही है, हो जाता है बीच बीच में यार, आपको पता है, यहाँ ऑक्सीजन कट हो रही है लोगों की, आप मेरी आवाज को लेके मेरे को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो है? ठीक है, लोगों की जिंदगी कट हो जा रही है, आपको आवाज, ठीक है, आवाज तो आपको मिल जाएगी है, लेकिन एक बार जीवन गया तो कैसे मिलेगा? ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, अब अभी तक जो पढ़ा है वो समझ आया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपका खत्म हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। अब पढ़ते हैं स्लाइड्स में क्या लिखा है। पहले आपको फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। नेविगेट द इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पे इकोनॉमी को आपको नेविगेट, नेविगेशन समझते हो ना आप? ये नेविगेशन, नेविगेशन क्या होता है? आपको टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन दोनों की हेल्प से इकोनॉमी को क्या करना है? नेविगेट कराना है। नेविगेट मतलब इकोनॉमी को चलाना है अच्छे से, नेविगेशन मतलब अच्छे से उसको रास्ता दिखाना, ठीक है, रास्ता दिखाना, नेविगेट मतलब रास्ता दिखाना। जैसे गूगल होता है, जब आप गूगल पे, गूगल मैप्स पे जाते हो तो गूगल मैप्स आपको नेविगेट कराते हैं, आपको रास्ता दिखाते हो। रास्ता कौन सा दिखाते हैं? बेस्ट पॉसिबल रूट। तो नेविगेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, एक मतलब इकोनॉमी को चलाना, राह दिखाना। राह कैसे दिखाना है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है यूजिंग टैक्स, रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक आपका इनकमिंग मनी है और एक आपका आउटगोइंग है, दोनों में आपको बैलेंस बिठाना है। ऐसा नहीं है कि टैक्स आपके पास 10 रुपए आ रहा है और आप पब्लिक एक्सपेंडिचर में 100 रुपए खर्च कर दे रहे हो, -90। ये 90 रुपए आप कहाँ से लाओगे फिर? या टैक्स आपके पास 100 रुपए आ रहा है और आप खर्च सिर्फ 10 रुपए कर रहे हो, 90 रुपए कहाँ गए? आप जेब में ले गए। तो नेविगेट करने का मतलब है तरीके से इकोनॉमी को चलाना, कि भाई जहाँ पे जरूरत है वहां पे पैसा देना ही है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे कम कर दो, ऑस्टेरिटी मेजर्स लो, दैट इज नेविगेशन। जैसे हवाई जहाज भी आपका उड़ता है ना, तो हवाई जहाज भी नेविगेट करता है। अगर हवाई जहाज को सही रूट नहीं मिलेगा तो कहीं इधर उधर भिड़ जाएगा, तो इसलिए उसको नेविगेट कराते हैं। नेविगेट मतलब सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता नहीं दिखेगा तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो यह है आपका नेविगेशन। तो आपको डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 कीवर्ड्स हैं आपके? फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू, फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू, सेकंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज टू नेविगेट द इकोनॉमी, ठीक है जी। ये 3 वर्ड याद रख लेना डेफिनेशन के लिए, कीवर्ड्स याद रखने होते हैं डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 कीवर्ड्स आपके हो गए। अब देखो सेकंड में मैंने आपको समझा दिया, वही सब चीजें बोल बच्चन लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन चलो स्लाइड से तो पढ़ देते हैं। ड्यूरिंग ए स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब डिफ्लेशन, गवर्नमेंट में डिसाइड टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, समझ गए आप, टू रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसने क्या लिखा है? गवर्नमेंट में इंक्रीज टैक्स ऑन रिच पीपल टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज कर सकती है लोगों पे टैक्स। लेकिन अभी यहाँ ये हमने ये नहीं लिखा है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या करनी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे फिस्कल पॉलिसी मेजर यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। उसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। अब देखते हैं इनको कैसे यूज करते हैं। ये सिर्फ 2 सिंपल एग्जाम्पल समझाए गए, अब उनको कैसे यूज करना है वो आगे के स्लाइड्स में देखो। टैक्सेशन, पहला है आपका टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में आप ये वाला सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पढ़ लेना खुद से, उसमें कुछ नहीं है कि आप टैक्स वगैरह बढ़ा सकते हो। इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट may resort to increase
ठीक है, पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे बजट में। टू रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी इन्फ्लेशन में, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, आपके पास प्राइवेट वाले के पास भी, हाउस होल्ड वाले के पास भी कम बचेगा जैसे मैं हूँ, और प्राइवेट जो बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पास भी कम बचेगा, दोनों के पास मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, मतलब सबके पास मनी सप्लाई कम हो गई, ना वो नई इंडस्ट्रीज खोल पाएगा, ना नई चीजें बना पाएगा, ज्यादा ना ज्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है, दिस वुड lead to decline in aggregate demand and help in control containing rising inflation। सेकंड पॉइंट वही है, मनी सप्लाई को कम कर दो, डिमांड कम हो जाएगी अपने आप, प्राइस कम हो जाएगी अपने आप, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। सिमिलरली इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेशन रेट टू स्पर, ठीक है, हाउस होल्ड एंड प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैसे करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज। तो ये दोनों लाइनें मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहो तो सिंपल टर्म्स में आप क्या लिखोगे, सेकंड को, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स इज इंक्रीज्ड, if tax is increased then demand will decrease, price will decrease and inflation is controlled, ठीक है, अगर आप सिंपल इसमें ये बनाना चाहो ये बना सकते हो, टैक्स इज इंक्रीज, ठीक है, टैक्स सब पे इंक्रीज होगा ना, फिर सबकी डिमांड कम होगी, मैं भी हूँ बिजनेसमैन है, ये कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है बिजनेसमैन का लगता है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स जो लगते हैं ये बिजनेसमैन का, कॉर्पोरेट हाउसेस, और ये बहुत ज्यादा होता था पहले, अब तो हमने कम कर दिया थोड़ा, बहुत ज्यादा होता था। अब आप सोचो पहले ये 40% तक लगा देते थे, अगर कोई 100 करोड़ कमा रहा है तो 100 करोड़ पे 40 करोड़ तो आप ले गए, फिर वो चोरी करेगा ही ना टैक्स की, इसलिए कहते थे इंडिया में टैक्स टेररिज्म। उस टैक्स टेररिज्म को अगर आप देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे आपका पैसा 40% टैक्स में ले रहा हूँ, इतना हाई कहीं नहीं होता, और चलो मान लो टैक्स में ले भी रहा हूँ आपसे, लेकिन उस टैक्स को मैं अगर सही जगह यूज कर रहा हूँ तो दिल नहीं दुखता है। अब मैं 30,000 अगर दे रहा हूँ पीएम केयर्स फंड में और मुझे पता ही नहीं है मेरे पैसे का क्या हुआ, तो फिर दिल दुखेगा। अगर आप मुझे बता दो कि भाई हमने गरीबों को इतना दिया, इनको इतना दिया, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को इतने पैसे की, आपने सैनिटाइजर खरीद लिए, इतने के मास्क खरीद लिए, इतने के वेंटिलेटर खरीद लिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ ठीक है चलो अच्छी जगह पे यूज हुआ। और मुझे क्या पता बंगाल के चुनाव में यूज हो गया, कहीं पे भी यूज हो गया, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सबके साथ ऐसा ही है, कल को, आज को बीजेपी, कल को कांग्रेस आएगी, परसों को आप आम आदमी पार्टी आएगी, सब ऐसा ही। लेकिन आप करो जो करना है, सब करते हैं, और कहते हैं ना पॉलिटिक्स, वैसे ही पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, लेकिन आप कम से कम लोगों से पीएम केयर्स, मतलब गरीबों की मदद के लिए पैसा मांग रहे हो, वो अपनी सैलरी से दे रहा है, ठीक है, ताकि गरीबों की मदद हो, उसका हिसाब तो देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट में इसका अपोजिट है, ठीक है? इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, लॉजिक वही है। यहाँ पे डिफ्लेशन में क्या करोगे, डिफ्लेशन में आप मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे, डिमांड बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई हम ये कैसे बढ़ा रहे हैं, टैक्स को कम करके, मनी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, डिफ्लेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये दो पॉइंट आपको टैक्सेशन में क्लियर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाओ। पब्लिक एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज द स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट of the country. For example, government builds public infrastructure, roads, railways, houses, schools, colleges, etc. When inflation is high, the government reduces. मैंने बोला था ना पैसा कम कर देगी। Decline in public expenditure affects private investment, वो भी कम हो जाएगा, and results in decline of aggregate demand. समझा चुका हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक है। For example, during the period of high inflation, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, the government trim मतलब कम करना,
ट्रिम्स इट एक्सपेंडिचर ऑन, जैसे अभी ट्रिम करना मतलब जैसे दाढ़ी को ट्रिम करना, ओके ट्रिम्स इट एक्सपेंडिचर ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल लीड टू डिक्लाइन इन डिमांड इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज का एग्जांपल दिया। ठीक है, आप कम कर दो पब्लिक एक्सपेंडिचर, मनरेगा में पैसा कम दो उनको, ठीक है, थोड़ा कम कर दो, या फिर आप रोड्स वगैरह का काम रोक दो, वहां पे लोगों को कम काम मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको डिफ्लेशन है तो आप क्या करोगे, यू विल इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब आपको ये दो चीजें क्लियर है। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप क्लास के बाद जरूर पूछ लेना। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स में, मॉनेटरी में हमने दो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव किए, फिस्कल में आपका टैक्सेस एंड योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये बार बार यूज होंगे ये वर्ड, टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको अगर मेरी शुरू की क्लासेस आपने अच्छे से सुननी है तो आपको एक दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना है। अब आपको भी पता है इतना तो कि मनी, अगर मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देगी, लोगों को ज्यादा चीजें बनाएगी, अपने आप सप्लाई बढ़ेगी। मनरेगा में मैं डेज ऑफ वर्क बढ़ा दूं या मनरेगा में मैं वेजेस बढ़ा दूं, अपने आप इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा करें। इज इट क्लियर? मतलब मनी सप्लाई वाला आपको जो कंसेप्ट है वो याद रखना है कि मनी सप्लाई को कैसे कम या ज्यादा करते हैं। अब ये तो आपके दो हो गए जो आपके मतलब कि जिनसे हम मनी सप्लाई को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हम, जो आपके सप्लाई है, किस चीज की सप्लाई, कमोडिटीज की सप्लाई। ठीक है, कमोडिटीज मीन्स गुड्स, यहाँ पे गुड्स है, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, कमोडिटीज की सप्लाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी चीज की होर्डिंग ना हो। होर्डिंग मतलब काला बाजार, उसको क्या करते हैं, जमा जमा कर लेते हैं, जमाखोरी कहते हैं इसे, जमाखोरी। जैसे मान लो आपको पता है कि प्याज महंगी होने वाली है, आप क्या करो, सारी प्याज को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख लो, वो जमाखोरी हो गई। जब मार्केट में प्याज की डिमांड ज्यादा हो जाए और प्याज है नहीं मार्केट में, तो फिर उसको क्या करो, ब्लैक मार्केट, काला बाजार, होर्डिंग। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी जैसे आप पे क्या चल रहा है, आपने सुना होगा अभी कोविड में गवर्नमेंट का बार बार ऑर्डर आता है कि ये मास्क सैनिटाइजर आप इतनी ज्यादा प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते, मास्क आप इस प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते, या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन इस प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते। जैसे अभी रेमडेसिविर की गवर्नमेंट ने वो कर दी है, प्राइस को रेगुलेट किया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं ऐसे छोड़ दूं मार्केट को, तो जो आपकी 1 रुपए की टेबलेट आती है मेडिसिन, वो आपको 50 रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आदमी बीमार होता है, देखो आदमी दो चीजों के लिए पैसा खर्च करने से, जब आदमी बीमार होता है तो दवा, आपको पता है लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज में घर तक बिक जाते हैं, क्योंकि आदमी फिर मजबूर हो जाता है ना उस समय, तो क्योंकि बीमार जो पड़ा है वो उसका कोई रिलेटिव है या नियर डियर वंस में तो कोई है, उसको ऐसे तो मंडे दे नहीं सकते, तो दवाई में खर्चा हो जाता है। आदमी इसमें बहुत ज्यादा खर्च करता है। अब अगर दवा आपकी बहुत महंगी है तो आप कैसे अफोर्ड करोगे? इसलिए गवर्नमेंट इनकी प्राइसेस को भी कंट्रोल करती है और सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। अब जैसे मान लो डायबिटीज की है, ठीक है, कोई कार्डियक, उसके लिए कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए कोई मेडिसिन है। ठीक है, तो अब ये हमारे यहाँ पे बहुत पेशेंट है, अगर ये बहुत महंगी होगी तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? दूसरी बात, इनकी सप्लाई नहीं होगी तो भी महंगी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट देखती है दोनों चीजें, एक तो इनकी प्राइसेस भी कंट्रोल में रहे और दूसरा इनकी सप्लाई भी रहे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग अलग एक्ट बना रखे हैं, रूल बना रखे हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट सप्लाई को कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेगी तो गरीब आदमी तो मर ही जाएगा डायबिटीज से, या फिर कार्डियक पेशेंट है कोई, वो मर जाएगा, या कैंसर की जो मेडिसिन आती है। ठीक है, आपको कैंसर की हर महीने लेनी होती है, डायबिटीज की आपको डेली खानी होती है, बीपी की आपको डेली खानी होती है। तो अगर दवाइयाँ महंगी होगी तो कैसे काम चलेगा? तो आदमी इस पे खर्चा करता ही करता है, क्योंकि जीना है।
दूसरा आदमी किस पे खर्चा करता है? इसलिए आप देखो रिसर्च, अभी इतना कोविड चल रहा है, मेडिकल शॉप्स आज भी खुले हुए हैं, इनको आप बंद नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा आदमी जो है, एक चीज और है जिसपे खर्चा करता है, एक दवा, दूसरा दारू। ठीक है, इस पे हम नहीं जाते। हमने देखा होगा जब बीच में कोविड हुआ था तो सब बंद कर दिए थे लिकर शॉप, तो लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आदमी अपने गम भुलाने के लिए दो चीजों का यूज कर सकता है, एक दवा का और एक दारू। जो आपके लेबर्स होते हैं ना, डेली लेबर्स, आप उनका दर्द नहीं समझ सकते। वो दिन भर काम करते हैं, गधे से भी ज्यादा काम उनसे करवाया जाता है, लेकिन उनका शोषण ही होता है एक तरफ से। अब वो उसका शरीर इतना टूटा होता है, वो रात को क्या करे, उसको चाहिए ही चाहिए, वो उसके लिए पेन किलर का काम करे। ठीक है, तो ये आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां होती है कि कहाँ खर्चा करना है। ठीक है, तो अमीर लोग शौक के लिए पीते हैं, गरीब लोग मजबूरी में पीते हैं। अब हम देखते हैं अदर मेजर्स। तो अदर मेजर्स आपको समझ आ गया। अदर मेजर आपके क्या आएंगे? एक्ट। ठीक है, तो पहला है ड्रग प्राइस कंट्रोल। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल, अभी मैंने डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ड्रग प्राइस नहीं, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल, आप प्राइस को कंट्रोल कर रहे हो डायरेक्ट। तो उसमें दो एक्ट आते हैं, एक तो आपका आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अभी ये बहुत न्यूज में था बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट बहुत सी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर करना चाहती है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जितनी भी कमोडिटीज होंगी, गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है। पहली चीज तो ये, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज तो अब ये नहीं पूछना कौन डिक्लेयर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी, और 1955 में ये एक्ट आया था, गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को आपकी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है। जैसे मान लो कल की डेट में गवर्नमेंट को लगे कि कोई पर्टिकुलर, जैसे रेमडेसिविर है, गवर्नमेंट को लगे कि भाई ये प्राइसेस के बहुत बढ़ गए, तो गवर्नमेंट इसको भी एक एसेंशियल कमोडिटी, क्या वो आपके ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में आ जाएगा। इसको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में देखेंगे। एसेंशियल कमोडिटी में तो आपकी खाने पीने की चीजें आती है। मान लो अनियन है, या मान लो कल को पता चलता है हमें कि अनियन, अभी बीच में एक कोविड का वीडियो वायरल हुआ था कि अनियन के साथ सेंधा नमक मिला के खाने से कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। ठीक है, व्हाट्सएप को आपको पता ही है, एक आपकी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी एक्सपर्ट है, तो वहां पे ऐसा मैसेज आता है, फिर उसको 10 जगह फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब फालतू की चीजें। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा हो कि लोग अनियन वाली बात सुन के पागल हो जाए और सब अनियन खरीदने भागे, और अनियन आपकी पहुंच जाए 150 रुपए 200 रुपए, अब आपको पता है अनियन तो चाहिए ही चाहिए सबको। ठीक है, गरीब आदमी यही खाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनियन को, वैसे अनियन तो एसेंशियल कमोडिटी में होता ही है, उसको एसेंशियल कमोडिटी अगर उसने डिक्लेयर कर दिया, तो एसेंशियल कमोडिटी का मतलब है कि उसके प्राइसेस एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके प्राइसेस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल में क्या करती है, जिन जिन कमोडिटीज को ये एसेंशियल कमोडिटी में डालेगी, किसी भी चीज को डाल सकती है आप, ये अभी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, अनियन, टमाटो, पोटैटो, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी, कैरोसिन। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भी चीजें गवर्नमेंट ने डाल दी, उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है कि ये प्राइसेस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस कंट्रोल किया, साथ में उसकी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है कि ये सबको अवेलेबल होनी चाहिए इस फेयर प्राइस में। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट दोनों चीजें कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अगर उसकी सप्लाई कंट्रोल नहीं करेगी तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा, और उसकी प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगी तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि सब, अगर उसको उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, सब इधर काला बाजारी हो गई, तो भी उसका इन्फ्लेशन आ जाएगा। और अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गरीब आदमी खा सकते तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई को भी कंट्रोल करती है उसकी को, और साथ में उसकी प्राइस को भी। इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज में जो है, उनकी सप्लाई होती है एट फेयर प्राइस से। जिस भी चीज को वो एसेंशियल कमोडिटी में डाल देगी, किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकती है एसेंशियल कमोडिटी, कभी भी उसको बाहर भी रख सकती है। जैसे मान लो कोई चीज डाली गवर्नमेंट ने, मान लो गवर्नमेंट कल को मान लो आपका
कोई भी आप ले लो, मान लो बनाना है, बनाना एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया। अब बनाना के प्राइस कट, लेकिन गवर्नमेंट को बाद में लगता है कि हाँ इसकी इतनी डिमांड नहीं है और सप्लाई भी नॉर्मल है, तो गवर्नमेंट उसको बाहर निकाल देगी। यानी कभी भी उसमें डाल सकती है, कभी भी निकाल सकती है, डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट। किस हिसाब से कि उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है। तो पहला है आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, याद रखना है इसको। अब फार्मर में क्या हो रहा था, फार्मर में क्या हो रहा था, इसमें तो बहुत सारी चीजें बाहर निकाल दे रहे थे गवर्नमेंट। अब अगर बहुत सारी चीजें आप बाहर निकाल दोगे, अनियन, पोटैटो, पल्सेस, अब अगर बाहर निकाल दोगे तो वो सारी चीजें तो क्या है, कंट्रोल नहीं रहेंगी, और कंट्रोल नहीं रहेंगी तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो उसकी कालाबाजारी करेंगे, इसलिए इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, इसको मैं फार्मर एक्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल में गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया प्राइस को, किसके थ्रू? एक एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, याद रखना इसको। सेकंड इज, इसी में डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल में सेकंड इज डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये किसको रेगुलेट करता है? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की प्राइस को। अभी मैंने आपको बताया क्या है बेसिकली, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO। ठीक है, फुल फॉर्म था आपको, ये 2016 में, ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है। 2013 में आया, फिर उसके बाद अमेंड किया गया 2016 में। ये क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसके अंदर ये आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब ये तो ऑर्डर है, जैसे आपको, आपने देखा होगा अभी कोविड में ऑर्डर निकालते रहते हैं, कभी DC ऑर्डर निकालता है, कभी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट भी तो कोई एजेंसी करती होगी। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी है, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करती है। NPPA कब बनी थी? 1997 में बनी थी। ये ना स्टेचुटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपनी पावर कहाँ से लेती है? DPCO से। ठीक है, अब क्या होता है, ये ना, इसने NPPA ने एक अपनी लिस्ट बनाई हुई है जिसे कहते हैं NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, न्यूज में रहता है NPPA। अब ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पे वो मेडिसिन आती है जिनकी प्राइस को कंट्रोल करती है। तो 376 के आसपास आती है, बढ़ती घटती रहती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है मेडिसिन? ज्यादातर डायबिटीज, BP, कार्डियक के लिए, ठीक है, जो मतलब एसेंशियल। अगर ये इनको कंट्रोल नहीं करे, कंट्रोल करने का मतलब है इन ड्रग्स की, जिसमें जो 376 या जितने भी आती है, इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे होते रहती है, जितनी भी मेडिसिन आती है उनको एक, आपकी उनकी एक सीलिंग डिसाइड करती है कि इस प्राइस से ज्यादा पे आप इसको नहीं बेच सकते, इस प्राइस से ज्यादा पे इसको नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा प्राइस आप रखोगे तो गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब बीमार सिर्फ अमीर थोड़ा ना होता है, गरीब भी होता है। दवा तो सबको चाहिए, ठीक है, दारू कब तक काम देगी? तो 376 ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब क्या है, मान लो गवर्नमेंट को लगता है, जैसे रेमडेसिविर है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसके बिना आदमी मर जाएगा, तो गवर्नमेंट इसको NLEM में डाल देगी। NLEM में डाल के दे दिया कि आप 800 रुपए से ज्यादा का इंजेक्शन नहीं बेच सकते इसमें। तो अब वो 800 रुपए आपने फिक्स कर दिया। तो अब इसकी आपने क्या कर दिया, इसकी सप्लाई, ठीक है, सप्लाई भी देखिए कि गवर्नमेंट की बन रही है, और साथ में इसकी प्राइस को भी आपने फिक्स कर दिया, किया ना यहाँ पे। तो अदरवाइज अगर नहीं करेगी तो उसकी प्राइस, मान लो वो 800 का इंजेक्शन है, 10,000 में बिक रहा है, 20,000 में, 30,000, 40,000, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उसको? तो जो ये आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करता है। अदरवाइज अगर नहीं करोगे कंट्रोल, तो आपको पता ही है फार्मा कंपनीज में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। वो आपका जो, आपने देखा होगा कोई, अगर आप 200 रुपए के खरीद के ला रहे हो टैबलेट, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल
इसी का एग्जांपल ले लो, एमोक्सिसिलिन का ले लो। अभी वो आप जेनरिक वर्जन खरीदोगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 90 रुपीज। अगर इस पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो 200 का वो 500 में बेचे। अब जेनरिक का मुझे पता है, आपको भी हो सकता है पता है, लेकिन आपके वहाँ पे शॉप्स भी तो होनी चाहिए जो जेनरिक बेचती है। ठीक है, तो इस वजह से इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि गरीब आदमी को भी दवाई मिल सके। देखो वो तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। तो जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, उससे एनपीपीए अपनी पावर लेती है और एनपीपीए ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करती है। अगर एनपीपीए को लगता है कि कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरत है और उस मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है फार्मा कंपनीज ने, तो उस मेडिसिन को एनएलईएम में डाल देगी और उन फार्मा कंपनीज को ऑर्डर इशू कर देगी कि आप इस कीमत से ज्यादा प्राइस को नहीं दे सकते। सेकंड इज क्लियर, दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल करते किसकी को, इसकी आपकी। ओके, तो ये डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल हो गया, पहला वाला क्लियर। दूसरा मैंने अभी आपको बताया स्पेकुलेशन और होर्डिंग। इसके लिए कौन सा एक्ट है, ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। ठीक है, ये आपके दोनों का एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को। जो लोग होर्डिंग करते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, जो लोग होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, ताकि जो आपकी जैसे प्याज है कुछ भी है, उसकी आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उसकी सप्लाई को कम करने के लिए, सारा तो उन्होंने जमाखोरी कर लिया। जैसे आपके कई बार पीडीएस शॉप वाले भी क्या करते हैं, जैसे गांव में केरोसिन जो है अगर उनके पास है तो भी वो कह देते हैं केरोसिन आगे से नहीं आया। ठीक है, अब बेचारे गरीब लोग क्या लड़ेंगे, ठीक है, उनको पता होता नहीं है इतना। अब वो केरोसिन को बाद में क्या करता है, आगे बड़े ज्यादा दाम में बेच देता है, ब्लैक मार्केटिंग कर देता है। तो होर्डिंग में क्या है, आप होर्ड कर रहे हो चीजों, इसलिए तो कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर मत निकालो प्याज वगैरह को, नहीं तो क्या करेगा जो बिजनेसमैन है या अमीर आदमी, उसको होर्ड कर देगा, होर्डिंग कर लेगा। होर्डिंग करने के बाद क्या, आगे वो बहुत ज्यादा प्राइसेस पे बेचेगा, तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो एसेंशियल कमोडिटीज को क्या करते हैं, कई लोग होर्डिंग करते हैं, पहले करते थे, अब तो चलो इतना नहीं करते, अब तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, तो उन पर एक्शन लिया जाता है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, दुकान सीज कर दी जाती है, जेल भी होता है। तो स्पेकुलेशन और होर्डिंग पे, स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, वो स्पेकुलेट करते हैं। क्या स्पेकुलेट करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, जैसे कल को मान लो कोई ऐसी खबर आ जाए कि अनियन जो है उसको खाने से कोविड ठीक होता है। देखो, अब ये क्या स्पेकुलेट करेंगे कि भाई आगे जाके अनियन की प्राइसेस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सब लोग खाएंगे, कोविड है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से खरीदोगे, नहीं बाहर से खरीदोगे। अब क्या है, वो क्या करेंगे, इसमें होर्डिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया। क्या स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसको होर्डिंग कर देते हैं। हम किसके लिए स्पेकुलेट करते हैं, हम गोल्ड के लिए स्पेकुलेट करते हैं। हम देखते हैं मार्केट में कि गोल्ड की डिमांड, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो हम गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस, स्पेकुलेशन एक कारण है जिससे कि प्राइसेस ज्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस, बिटकॉइंस की इतनी प्राइसेस हाई हुई थी, उसका कारण स्पेकुलेशन। क्या स्पेकुलेशन किया लोगों ने, लोगों ने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया कि भाई जो आपके बिटकॉइंस है ये फ्यूचर करेंसी है, ये वर्चुअल करेंसी है, और साथ में ये भी बोलना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट इसको लीगल कर देगी, आगे जाके बिटकॉइंस ही चलेंगे। तो लोगों को लगा यार ये तो फ्यूचर करेंसी अब यही चलेगी, हमारे पास होगी तो अच्छा रहेगा, तो लोगों ने बिटकॉइंस खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो बिटकॉइंस की प्राइसेस कम हो गई। तो स्पेकुलेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ती है। जैसे कल को मान लो मैं स्पेकुलेट करना शुरू कर दूं, स्पेकुलेट मैं कैसे करूंगा कि इस बार जो केएस का पेपर आएगा, जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो मैं किसी एक बुक का नाम दे दूं कि इस फलाना फलाना बुक से क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने स्पेकुलेट किया, दूसरा बंदा मेरी बात सुनेगा, वो तीसरे को बताएगा, अब स्पेकुलेशन बढ़ रहा है। अब लोग क्या करेंगे, यार वो बुक खरीदनी चाहिए, अचानक से उस बुक की डिमांड बढ़ेगी। ये होता है स्पेकुलेशन। तो जब आपने स्पेकुलेशन करना शुरू किया कि आप प्राइसेस बढ़ेंगी सबको, अब तो उसने आप लोग उसको ही होर्डिंग करना शुरू कर दिया, आपको पता है इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे आगे। अब आगे अनियन को आपने होल्ड करना शुरू कर दिया,
जैसे ही आपको लगेगा कि अब मार्केट में नियत नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्राइस आप उसको निकालना शुरू करो। ये काला बाजारी है। आपने 10 रुपए किलो खरीदा और बाद में उसको 100 रुपए किलो बेच रहे, ठीक है, दैट इज होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ये अगर आप करोगे तो स्टेट और ये आप पे एक्शन ले सकते हैं और आपको इसमें आपकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा, आप पे केस चलेगा, ठीक है। तीसरा बफर स्टॉक पॉलिसी, ये तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करती है। बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है आपके यहाँ पे? हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन मेंटेन करता है? एफसीआई, ठीक है। तो एफसीआई हम डिटेल में पढ़ेंगे एफसीआई को, ठीक है। एफसीआई को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब पीडीएस पढ़ेंगे, डोंट वरी, एफसीआई में ही मुझे एक लेक्चर लगेगा पूरा पढ़ाने में। तो बफर स्टॉक पॉलिसी मतलब, बफर स्टॉक पॉलिसी का मतलब है फूड ग्रेन्स। एफसीआई इतना अनाज मेंटेन करके रखता है कि हमारे यहाँ पे अगर 2-3 साल अकाल भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि कल को अकाल पड़ जाए तो उनकी प्राइसेस जो है, ऐसा ना हो कि लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, राइट्स हो जाए। तो ये भी आपकी गवर्नमेंट क्या है, फूड ग्रेन्स की सप्लाई और प्राइसेस को कंट्रोल करती है। और इसलिए गवर्नमेंट ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किससे प्रोक्योर करता है? फार्मर से। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स ये एफसीआई फार्मर से लेता है, किस पे? एमएसपी पे। और एमएसपी पे लेके अपने पास स्टोर करके रखता है। फिर वो स्टोर करके कुछ तो ये एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67% गरीब पॉपुलेशन को खाना खिलाना, ठीक है। उसमें आपके दो तरह के हाउस होल्ड आ जाते हैं, एक अंत्योदय अन्न योजना, मतलब अभी चलो इसको आगे हम पढ़ेंगे एक्ट को तब देखेंगे, आप ये समझ लो 67% पॉपुलेशन को खाना खिलाना है और खाना भी बहुत सस्ता खिलाना है। 3 रुपए किलो राइस देना है, 2 रुपए किलो आपको गेहूं देना है, और 1 रुपए केजी आपको कोर्स सीरियल देना है, बाजरा वगैरह, मोटा ज्वार वगैरह, मोटा अनाज। तो आप देखो 3 रुपए केजी राइस, 2 रुपए केजी आपको व्हीट, और 1 रुपए केजी आपको कोर्स सीरियल। तो इतना सस्ता खाना देती है गवर्नमेंट, तो ये सप्लाई मेंटेन करके रखती है ताकि, क्योंकि आपको पता है खाना तो इम्पोर्टेंट, आदमी खाएगा नहीं तो कैसे जिएगा, तो इसलिए इसकी भी सप्लाई मेंटेन करके रखती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से फूड ग्रेन्स की सप्लाई को और उसके प्राइसेस को मेंटेन करती है, किसके थ्रू? एफसीआई के थ्रू। और अगर मार्केट में कभी ऐसा होता है कि फूड ग्रेन्स, जैसे मान लो ये तो 67 को तो गवर्नमेंट ने दे दिया, बाकी के आपके बच गए कितने? कितने बच गए? 33%, ठीक है। अब बाकी के 33% को मान लो महंगा हो गया अनाज, तो गवर्नमेंट एफसीआई को बोलती है तो यहाँ से यहाँ पे ओपन ओपन सेल कर दो। तो फिर एफसीआई मार्केट में अपना सारा जो अनाज होता है वो सस्ते रेट पे बेच देती है, ठीक है। और कल को अगर मान लो अनाज की कीमत बहुत कम हो गई तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो मार्केट में अनाज है उसको और प्रेफर कर दो। इस तरीके से अनाज की जो सप्लाई और होती है, डिमांड होती है, उनको मेंटेन करती है थ्रू एफसीआई, ठीक है। तो एफसीआई जो है ये मेन है इसमें, यहाँ पे ये लिंक यही है, ठीक है, सारा यहीं से सप्लाई होता है सब जगह। अब एफसीआई आपको पता है अगर उसके पास इतनी पावर से सारा फूड ग्रेन्स, तो वहाँ पे करप्शन भी बहुत होगा। तो एफसीआई सबसे करप्टेड बॉडी है, इसलिए उसको व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं, बिकॉज इट इज वेरी करप्ट। आगे देखेंगे डिटेल में कि व्हाइट एलिफेंट क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बफर स्टॉक पॉलिसी वी विल सी एफसीआई इन डिटेल, कैसे बना, कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, वो सब चीजें देखेंगे। तो बफर स्टॉक पॉलिसी, Government of India has been following the policy of maintaining buffer stocks of food grains to provide for any unwarranted situation. Food Corporation of India is responsible for undertaking purchase, storage, movement, transport, distribution, and sale of food grains and other food stuff. Is it clear? ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपका पीडीएस और आगे हम पढ़ेंगे वो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट इज बैन ऑन एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट को लगता है कि किसी चीज की हमारे यहाँ पे कमी है, ठीक है। मान लो मेरे यहाँ पे अनियन की कमी है, ठीक है। अनियन की कमी क्यों?
क्योंकि जो जिसने प्रोड्यूस किया उसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस चीज की आपके यहाँ पे कमी है, तो उसकी प्राइसेस तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जो बचा कुछ है वो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसे केस में एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकती है। ठीक है, क्यों बैन लगाती है? ताकि वो चीज आपकी बाहर ना जाए। ठीक है, तो बैन लगाने के लिए गवर्नमेंट एक कंसेप्ट यूज करती है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। कौन सा कंसेप्ट यूज करती है? मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ऑल्दो इट इज ए नेगेटिव कंसेप्ट, ठीक है, होना नहीं चाहिए सिस्टम में। मतलब मेरा मानना ये है कि ये नहीं होना चाहिए। अब आपका मानना क्या है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी समझाता हूँ। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस मतलब एमई। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो अनियन है, मैं अनियन को एक्सपोर्ट करता हूँ, और मैं एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ अनियन को, मान लो बाहर की किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे अनियन के पर केजी बाहर से मिल रहे हैं ₹50। और मेरे यहाँ पे अनियन मान लो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनियन की शॉर्टेज। और यहाँ पे भी प्राइस मान लो मेरे अनियन के ₹50 है, या फिर मान लो ₹60 है। ठीक है, जो भी है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में पिक्चर में है। अभी आप यहाँ समझो, अब अनियन की शॉर्टेज है, ₹50 है। अब आगे जाके इसकी प्राइस और बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ना इसकी प्राइस, और ₹60 होगी, ₹70 होगी, ₹80 होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्सपोर्ट को रोक देगी, ताकि ये जो अनियन बाहर जा रही है यहीं रहे। अगर ये यहीं रहेगी तो ये ₹50 रहेगा या उससे कम हो जाएगा। तो इसको रोकेगी कैसे गवर्नमेंट? उसके लिए आप पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तुम बाहर एक्सपोर्ट तो कर सकते हो, लेकिन ₹50 पर केजी पे नहीं। तुम्हें एक मिनिमम प्राइस डिक्लेयर कर देगी गवर्नमेंट की, तुम्हें अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो तुम्हें ₹80 पर केजी पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, एक सीलिंग लगा दी कि आपको ₹80 पर केजी पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होगा, बाहर वाले ₹50 में मिल रहा था, वो 80 में क्यों खरीदेंगे? बाहर वाले एक्सपोर्ट करना, बाहर वाले इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, गवर्नमेंट इसको बोले कि तू 40 से ज्यादा पे नहीं बाहर बेच सकता। 40 से ज्यादा में भी ये सोचेगा बाहर 40 मिल रहे हैं, यहीं मिल रहे 50, तो ये बाहर नहीं मिल रहे। यानी गवर्नमेंट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में क्या है, एक सीलिंग लगा देती है पैसे। ठीक है, वो पैसा किस हिसाब से डिसाइड करती है, सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करती है। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में आप ऐसे समझो कि जनरली ये वाली सीलिंग लगाती है। ठीक है, दूसरा तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ये वाली सीलिंग लगाती है, ये वाली। ठीक है, कि आपको एक हायर प्राइस पे उसको बेचना है, उससे कम पे आप नहीं बेच सकते, क्योंकि उससे कम पे आप क्या कर रहे हो, आप सस्ते में बेच रहे हो, ताकि लोग बाहर वाले आपकी प्राइस ज्यादा खरीद रहे हैं, इस वजह से आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ने अगर उसको बढ़ा दिया, महंगी चीज को कौन खरीदेगा, बाहर वाला कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आपको मजबूरी में वो विद इन कंट्री रखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में कोई भी चीज हो उस पे क्या करती है, एक सीलिंग फिक्स कर देती है। और वो सीलिंग इस तरह से बढ़ा के फिक्स करती है कि वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अगर बाहर उस बड़ी हुई सीलिंग पे एक्सपोर्ट करता है तो बाहर कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि बाहर वाला उसको खरीदेगा ही नहीं, वो कहीं और से ले लेगा उससे सस्ते में। अब ये एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि बाहर डिमांड ही नहीं है, इतने में कोई खरीद नहीं रहा, तो फिर वो क्या करेगा, अपना सामान कहाँ बेचेगा, विद इन कंट्री। और विद इन कंट्री तो किस प्राइस में बेचेगा, जो अनियन की प्राइस है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट एक सीलिंग लगा देती है। किसी भी चीज पे लगा सकती है गवर्नमेंट ये सीलिंग, मेडिसिन पे लगा सकती है, अनियन पे लगा सकती है, किसी भी कमोडिटी पे लगा सकती है। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस अब क्यों नहीं होना चाहिए, देखो इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर का डॉलर आएगा आपके पास। अब मैं 50 में कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, कल को बाहर वाले और मुझसे मांगेंगे प्याज, तो मैं 60 में करूंगा, मैं उसको 70 में करूंगा, मैं उसको 80 में करूंगा, आगे 90 में करूंगा, मैं कितने में भी करूंगा। अगर आप एक्सपोर्ट पे ही बैन लगा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी को क्लोज करते हो।
आप उसके ऑप्शन ही छीन ले रहे हो कि उसको आप मजबूर कर रहे हो कि वो विद इन कंट्री बेचे, जबकि आपको तो देखना चाहिए कि भाई कहीं पे भी कोई भी, आप अगर अनियन वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लो, उससे सस्ती मिल रही है। आप किसी को रोक क्यों रहे हो कोई भी बिजनेस करने से? ये तो आपने एक तरह का क्या कहते हैं कि वो तानाशाही टाइप हो गया ना, कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट करना है तो इस प्राइस पे करोगे। आप मतलब क्या कर रहे हो, मार्केट को कंट्रोल तो करो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट में तो आपको बाहर से पैसा मिल रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, क्या दिक्कत है? जितने ज्यादा डॉलर आएंगे उतना ही बढ़िया है, ज्यादा डॉलर आएंगे आपका रुपये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो आप लगाते हो ये नहीं लगानी चाहिए, इस वजह से इसमें मेरे हिसाब से ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत मांग भी उठती है इसको हटाने की। ओके, तो दैट इज योर MEP। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लास्ट पॉइंट, imposes minimum export price, minimum export price to discourage exports of commodities to ensure its availability in the domestic market। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल, चेक ओवर स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग, बफर स्टॉक पॉलिसी एंड बैन ऑन, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, these definitions are very important। ठीक है, ये आपके बार बार पेपर में यूज होंगी। ठीक है, मतलब आपकी न्यूज़पेपर भी आप पढ़ोगे वहां पे भी ये बार बार आएंगे। तो इन डेफिनेशंस को हम देखते हैं, पहले देखते हैं इनको, अभी समझाता हूँ, समझना ध्यान से। पहला है फिस्कल ट्रैप। देखो वर्ड से आपको पता चल रहा है ट्रैप, और क्या ऐसा है फिस्कल ट्रैप। फिस्कल मतलब रिलेटेड टू मनी। ये कैसे शुरू होता है फिस्कल ट्रैप? ठीक है, फिस्कल ट्रैप की शुरुआत होती है डिक्लाइन इन डिमांड से। ठीक है, डिमांड में डिक्लाइन हो गया। ठीक है, लोग चीजें कम खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोग अगर चीजें नहीं खरीदेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या टैक्स मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा? जब चीजें बिकेंगी। देखो, डिक्लाइन इन डिमांड से क्या होगा, लोग खरीद नहीं रहे तो नई इंडस्ट्रीज भी नहीं बनेगी, नया सामान भी नहीं बनेगा, लोगों को नई जॉब भी नहीं मिलेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग कमाएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से देंगे? तो जब भी डिमांड में डिक्लाइन होगा तो उससे क्या होगा, टैक्स कम आएगा गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, टैक्स ही उसका मेन सोर्स है। और साथ में क्या है, जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही थी, लोगों को पैसा दे रही थी, वो भी कम कर देगी। डिमांड में डिक्लाइन की वजह से क्या हो रहा है, आपका डिमांड में डिक्लाइन हुआ, डिमांड में डिक्लाइन हुआ, लोगों के पास जॉब नहीं है, नई चीजें नहीं बन रही है, लोग नई चीजें नहीं खरीद रहे, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू विल डिक्रीज, डिक्रीज होगा ना। ना तो डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, लोगों को जॉब मिलेगी तो वो टैक्स देंगे ना। ना आप कुछ सामान खरीद रहे हो तो ना इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, ना तो डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, ना गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट तो चलती टैक्स के बलबूते पे। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोग टैक्स देते हैं उन पे टैक्स इंक्रीज कर देगी, पहला काम तो ये करेगी। साथ में गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही थी, जो खर्चा कर रही थी, उसको कम कर देगी, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं तो कहां से खर्चा करेगी, और पैसा चाहिए तो टैक्स बढ़ा देगी। अब अगर टैक्स आप पे बढ़ा दिया और आप टैक्स बढ़ा के आपसे पैसा कम कर दिया, एक तो मनी सप्लाई आपसे डिक्रीज कर दी, और साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करके भी आप पे मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी, वो डिक्रीज कर दी। तो मनी सप्लाई दोनों केस में डिक्रीज कर दी आपके पास, टैक्स बढ़ा के आपसे पैसा ले लिया एक तो, और साथ में आपसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करके आपके आपसे पैसा कम कर दिया आपके पास। ना तो पैसा आपको दे रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, और साथ में टैक्स के थ्रू ले और ले लिया। यानी इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पब्लिक है या जो बिजनेसमैन है उनसे और पैसा ले ले रही है।
अब अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, डिमांड और इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगी, और ज्यादा डिक्रीज होगी, डिमांड और ज्यादा डिक्रीज होगी, वापस से और टैक्स रेवेन्यू उसका कम होगा, और टैक्स रेवेन्यू कम होगा, ये इन चीजों को वापस से वो टैक्स और ज्यादा बढ़ा देगी, स्पेंडिंग को और कम कर देगी। तो ये साइकिल जो है, देखो ये ऐसे साइकिल ऐसे फंस गई फिर पूरी साइकिल, इसको कहते हैं फिस्कल ट्रैप। अगर कोई कंट्री ऐसा करे कि डिमांड कम हुई, टैक्स रेवेन्यू कम हुआ और वो टैक्स बढ़ा दे और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करे, तो वो फिस्कल ट्रैप में फंस जाती है। और बहुत सी कंट्रीज ऐसे फिस्कल ट्रैप में फंस चुकी है पहले। लेकिन आज की डेट में इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप ये जो वाला है ना पार्ट, इसको हटा दो यहाँ से। टैक्स आपके पास कम आया, कोई नहीं, उधारी ले लो। उस समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए तो टैक्स कम कर दो या टैक्स उतना ही रहने दो, साथ में स्पेंडिंग अपनी बढ़ा दो, लोगों को पैसा दे दो। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड के बाद टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। यानी जो आपका ये फिस्कल ट्रैप है, फिस्कल ट्रैप क्या होता है बेसिकली, आपको समझ तो आ ही गया। डिमांड की वजह से टैक्स रेवेन्यू फॉल कर रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, टैक्स भी इंक्रीज कर दे रहे हो ज्यादा पैसा लेने के लिए, और साथ में अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे रहे हो। उससे तो क्या होगा, ये पूरा ट्रैप, ये साइकिल चलती रहेगी आपकी। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका क्या है, इस वाले हिस्से को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और टैक्सेस को कम करना पड़ेगा या उतना ही रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपकी इकोनॉमी किस में फंस जाएगी, एक फिस्कल ट्रैप में। और फिस्कल ट्रैप में धीरे धीरे डिक्लाइन इन डिमांड होते होते रिसेशन में चले जाओगे, रिसेशन के बाद डिप्रेशन में चले जाओगे। फिस्कल ट्रैप क्लियर होना चाहिए आपको। इज इट क्लियर? ओके, फिस्कल ट्रैप इज क्लियर। सेकंड इज फिस्कल ड्रैग। देखो ये टर्म्स सारी फिस्कल से रिलेटेड है, ठीक है, ये लास्ट की दो टर्म छोड़ के फिस्कल से रिलेटेड है। सेकंड इज फिस्कल ड्रैग। अब फिस्कल ड्रैग में क्या होता है, फिस्कल ड्रैग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल ड्रैग में क्या होता है, फिस्कल ड्रैग आपका किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से। ये सारी टर्म्स कहां से उठ के आई है, यूएस से। ये सारे काम यूएस में होते रहते हैं, क्योंकि यूएस का मार्केट थोड़ा अलग तरीके का है। वहाँ पे बैंक्स का इतना रोल नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत रोल है। तो जब यूएस में कुछ होता है तो उसका रिपल इफेक्ट इंडिया में भी आता है, हर कंट्री। इन्फ्लेशन में क्या होगा, मान लो इन्फ्लेशन है सिस्टम में, जैसे मान लो पहले आपका इन्फ्लेशन था मान लो 10%, और 10% से अचानक से 15% हो गया। ये इन्फ्लेशन का रेट है, समझना इसको ध्यान से, ठीक है, दोबारा नहीं कहना कि रिपीट, इसको समझो। ये इन्फ्लेशन का रेट था, पहले 10% था, फिर 15%। अब आपको पता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ती है। मान लो मेरी सैलरी थी, मेरी सैलरी में इंक्रीज हुआ, पहले मैं 20% टैक्स देता था, उस स्लैब में आता था, और मेरी सैलरी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसके हिसाब से मेरा डीए बढ़ेगा, डीएनएस अलाउंस हम देख चुके हैं। अब मैं 30% वाले टैक्स में आ गया। ठीक है, मान लो मेरी सैलरी पहले थी 80,000, और अब मेरी सैलरी बढ़ के हो गई मान लो 90,000। तो 80,000 में मैं 20% वाले स्लैब में आता था, 20% टैक्स देता था, ठीक है, और 90,000 आने के बाद में 30% टैक्स देता। सैलरी तो मेरी बढ़ी, पहले 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000, और 90,000 का 30% कितना होता है, 27,000, ठीक है। 90 का 30% कितना होता है, 27,000। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा 10,000 बढ़ा, 80 से 10,000 बढ़ा, लेकिन टैक्स मेरा कितना बढ़ गया है, टैक्स मेरा 11,000 बढ़ गया, 1,000 ज्यादा टैक्स बढ़ गया। तो अब इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है, तो उस हिसाब से आपका टैक्स स्लैब भी चेंज हो गया। अब टैक्स स्लैब होने की वजह से क्या हुआ, मेरे पास पैसा तो आया 10,000 ज्यादा, लेकिन क्या मैं नई चीजें खरीद पाऊंगा, नहीं, क्योंकि वो पैसा तो मेरा 70,000 टैक्स में चला गया, बल्कि ज्यादा ही चला गया।
तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन में आपके हिसाब से तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, मेरे पास पैसा ज्यादा आया तो मेरी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मेरी डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि मैं एक ब्रैकेट कीप में आ गया, एक हायर ब्रैकेट में पहुंच गया। पहले मैं कौन से ब्रैकेट में था? पहले मैं 20% वाले ब्रैकेट में, अब मैं 20% से कौन से ब्रैकेट में पहुंच गया इन्फ्लेशन की वजह से? 30% वाले। ऑल दो मेरी सैलरी 80,000 से 90,000 हो गई, 10,000 का इंक्रीमेंट आया, लेकिन यहाँ पे टैक्स मेरा कितना ज्यादा था? 16,000। और यहाँ पे टैक्स मेरा कितना जा रहा है? 27,000। बल्कि बढ़ने के बाद भी मेरे को 1,000 टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या मैं नई चीजें खरीदूंगा, डिमांड बढ़ेगी? नहीं। तो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो क्या ग्रोथ बढ़ेगी? मैं चीजें नहीं खरीद रहा तो नई चीजें बनेगी क्या? नहीं। जबकि हिसाब से इन्फ्लेशन होने के बाद डिमांड भी बढ़नी चाहिए, साथ में ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ब्रैकेट की वजह से मैं हायर ब्रैकेट में जंप कर गया। इसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग। ड्रैग मतलब आपको, आपका 20% से 30% में आप इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम ड्रैग, मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा उससे ज्यादा आपका जो टैक्स है वो बढ़ गया। इस वजह से क्या है, जो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी और ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी वो ड्रैग नहीं हुई, उस हिसाब से वो नहीं बढ़ी। तो अगर आप इसको देखो इसका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? ब्रैकेट क्रीप। ब्रैकेट क्रीप का मतलब मैं किससे पहुंच गया? 20% से किस में पहुंच गया मैं? 30% में। इन्फ्लेशन की वजह से ब्रैकेट क्रीप हुआ है, ठीक है। पहला आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे डिक्लाइन इन डिमांड से शुरू किया था, यहाँ पे इन्फ्लेशन। अब क्या है, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मैं पहले 16,000 दे रहा था, अब 27 दे रहा हूँ। ग्रोथ इज ड्रैग्ड डाउन ड्यू टू लेस डिमांड। भाई डिमांड कैसे करूंगा? मेरा सारा पैसा तो टैक्स में चला गया जो एक्स्ट्रा मिला था। तो क्या मैं नई चीजें डिमांड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं नई चीजें डिमांड नहीं कर पाऊंगा तो क्या ग्रोथ बढ़ेगी? क्या उस चीज की प्रोडक्शन होगा? नया नहीं होगा। तो फिस्कल ड्रैग स्पेशल फिनोमेना है जो किससे रिलेटेड है? आपकी इनकम से, ब्रैकेट क्रीप से। तो अब इससे क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, मान लो पहले मैं 16,000 मेरा टैक्स था, अब मेरा 27,000 टैक्स है। मेरा पहले यहाँ पे 80,000 था, अब मेरा 90,000 था। तो ये 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले, ये मुझे खर्च करने चाहिए थे इकोनॉमी में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्पेंडिंग गैप। स्पेंडिंग गैप आ गया ना, किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। तो जो आपका फिस्कल ड्रैग है उसकी वजह से दो चीज होता है, एक तो स्पेंडिंग गैप आ जाता है, मैं जितना पैसा मिला वो यूज नहीं कर पा रहा, और साथ में दूसरा क्या हो जाता है? ब्रैकेट क्रीप। तो पेपर के लिए ये दो वर्ड याद रखना, प्रीलिम्स के लिए। ब्रैकेट क्रीप किसकी वजह से होता है? फिस्कल ड्रैग की वजह से। और स्पेंडिंग गैप भी किसकी वजह से होता है? फिस्कल ड्रैग की वजह से। जितना मेरे को खर्च करना 90,000, अब 90,000 मिला या 80, 10,000 एक्स्ट्रा मेरे को खर्च करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि फिस्कल ड्रैग ने मेरे को हायर इनकम उसमें बिठा दिया, तो टैक्स ज्यादा हो गया मेरा, ठीक है। तो ये स्पेशल फिनोमेना है, क्योंकि जब भी आपका इन्फ्लेशन होता है डिमांड बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। किसकी वजह से? फिस्कल ड्रैग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर चुके हैं। ये बेसिकली एक आपके इकोनॉमिस्ट थे सुखमोय चक्रवर्ती, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, सुखमोय चक्रवर्ती, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती के भाई नहीं है, ठीक है, सुखमोय चक्रवर्ती। तो ये गवर्नमेंट की मार्केट बोरिंग्स बताता है। मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, क्या बताता है गवर्नमेंट की मार्केट बोरिंग्स। फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरिंग्स। ये डेटा काम का नहीं है, डेटा हम नया वाला कब देखेंगे? जब हम बजट देखेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, ये सारा डेटा हम इकट्ठा देखेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरिंग्स। समझो इसको बात को। आप फिस्कल डेफिसिट सिंपल सा ऐसा समझ लो कि गवर्नमेंट ने जो भी मार्केट से जितना उधार लिया है, जो गवर्नमेंट की मार्केट बोरोइंग्स है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? मार्केट बोरोइंग।
यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। बजटरी डेफिसिट, आगे देखेंगे बजटरी डेफिसिट क्या होता है, अभी के लिए आप याद रखो, जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम इसको जीरो कर देते हैं, इस चीज को। बजटरी डेफिसिट हमेशा जीरो होता है। आप है ना कोई भी अपना वो डॉक्यूमेंट उठा के देख लो किसी भी साल के बजट का, ये जीरो होता है। तो जब ये जीरो हो गया, क्यों जीरो होता है, कैसे जीरो करते हैं, वी विल सी इन बजट। जब ये जीरो हो गया तो आपका फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो गया, मार्केट बोरोइंग्स। बस आप ये याद रखना पेपर के लिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू मार्केट बोरोइंग्स। और फिस्कल डेफिसिट तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे, इट विल टेक अराउंड 2 क्लासेस, ठीक है। अभी फिस्कल से रिलेटेड कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, ये भी आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन आपका क्या होता है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पॉलिसीज एंड मेजर्स टू फिक्स द फिस्कल डेफिसिट इन इट्स रूट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि फिस्कल डेफिसिट को नहीं होने दो, तो उसके लिए क्या करो, सब्सिडीज को कम करो, रिफॉर्म्स लेके आओ। जैसे हम गार्ड लेके आए, जीएसटी लेके आए, DTAA लेके आए, डिटेल में पढ़ेंगे बजट में। पोयम, बीईपीएस, पीएसयू की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, ब्लैक मनी को रिकवर करो, अपने एम्प्लॉइज को बोलो, अपने उनको बोलो क्या, पॉलिटिशियंस को, कि भाई बिजनेस क्लास में ना जाए, इकोनॉमी क्लास में जाए, होटल्स में ना रुके, सर्किट हाउस में रुके। तो ये सारे काम करना है जिससे कि आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो सके। जैसे आपको कोई बीमारी होती है ना, मान लो आप बार बार बीमार होते हो, तो बार बार बीमार क्यों होते हो, उसका कोई रीजन होगा, उस रीजन को आप रोक दो, आप बीमार होना बंद हो जाओ, ठीक है। आप किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर, आपको गुस्सा हो ज्यादा, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, उसको कर दो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट किसकी वजह से, लीकेज बहुत ज्यादा है सब्सिडीज की, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था, इसलिए गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, DTAA लेके आई, गार्ड लेके आई, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये आगे डिटेल में देखेंगे सब कुछ। तो ये सारी चीजें किस लिए, ताकि गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिल सके और खर्चे उसके कम हो सके। फिस्कल डेफिसिट है किस वजह से, आपका इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो उसको चेंज कर दो। फिस्कल डेफिसिट का कारण क्या है, फिस्कल डेफिसिट का कारण ये इनकम मनी, इनकमिंग मनी तो आपकी कम है और आपकी आउटगोइंग मनी ज्यादा है। 90 रुपए कमाते हो, 100 खर्च करते हो, तो 10 रुपए का डेफिसिट आ गया। सिंपल सा इलाज क्या है इसका, इनकमिंग मनी को या तो आप 100 कर दो, दोनों 100 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इनकमिंग मनी को आप बढ़ा दो, 110 कर दो, तो भी आप 10 प्लस में रहे। सीधा सा कंसेप्ट यही। अगर आप कमाते 10,000 हो, खर्चा 12,000 करते हो, तो 2,000 उधार ही लेना पड़ेगा। या तो कमाओ 15,000 तो 12 खर्च करो, या 10 कमा रहे हो तो 10 ही खर्च करो। तो दोनों ही केस में हम फिस्कल कंसोलिडेशन कर सकते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे कर सकते हैं हम, फिस्कल कंसोलिडेशन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो टैक्सेस को बढ़ा, टैक्स आपका रेवेन्यू बढ़ा दो। टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, जो चोरी होती है वो सारी चोरी रोक दो। जो आप टैक्स इवेजन होता है, चोरी, और टैक्स अवॉइडेंस होता है, वो रोक दो। तो उसके लिए हम ये सब लेके आए, जीएसटी, गार। या फिर आप दूसरा क्या करो, जो आपका खर्चा है, फालतू में लीकेजेस है सब्सिडी में, पॉपुलिस्ट स्कीम में, उसको कम कर दो। दोनों ही केस में आप कर सकते हो। या तो इनकमिंग मनी को बढ़ा लो, आउट गोइंग मनी को कम कर दो। आप दोनों एक साथ कर दोगे तो केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा। आपके पास पैसा ज्यादा आएगा और पैसा कम जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, वो आगे देखेंगे जब हम फिस्कल डेफिसिट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा। ओके, इसके बाद है आपका फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, फिस्कल स्टिमुलस इज सिंपल, ठीक है, पैकेज गिवन बाय गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ना कई बार कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, या हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना पैसा दे रहे हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतना दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम 1 लाख करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से इसको इतना पैसा देंगे, इसको इतना पैसा देंगे। तो वो क्या कहलाता है, फिस्कल स्टिमुलस। मतलब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसको फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कल को श्रीलंका है, श्रीलंका का बुरा हाल, श्रीलंका ने हमसे पैसा मांगा, हम उसको क्या है, लोन नहीं दे रहे, हम उसको फिस्कल स्टिमुलस कि ये ले पैसा यार, तू अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर। तो हम विद इन कंट्री में जब किसी सेक्टर में हमें पता है सेक्टर हमारा वीक चल रहा है, या मान लो पूरी इकोनॉमी वीक चल रही है, एमएसएमई भी डूबे हुए हैं, ऑटोमोबाइल भी डूबा हुआ है, सब कुछ डूबा हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं 1 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूँ, और इसमें से 10,000 करोड़ इसको दे दो, 5,000 करोड़ इसको दे दो, 2,000 करोड़ इसको दे दो, इसको ऐसे करके इसको फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से राहत,
जैसे जब कहीं पे फ्लड्स आ जाते हैं तो वहां पर राहत सामग्री नहीं बांटते हैं फ्री में, खाना दे दिया, ठीक है, पानी पहुंचा दिया, पैकेट्स पहुंचाते हैं ना, राहत सामग्री। तो ये फिजिकल स्टिमुलस क्या है, वही राहत सामग्री। ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वहां पे लोगों को रिवाइव करने के लिए होता है। जैसे गवर्नमेंट आज की डेट में बोले कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं हर किसी को, तो वो एक तरह से क्या हो गया, राहत। ठीक है, तो वो पैकेज हो गया ना, एक तरह से सबको दे रहे हैं। आयुष्मान भारत में 5 लाख का आपको देते हैं पैकेज इंश्योरेंस, वो कैसा है आपका इंश्योरेंस पैकेज है। ठीक है, तो फिजिकल स्टिमुलस मतलब जब गवर्नमेंट पैकेज देती है गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, दैट इज फिजिकल स्टिमुलस। फिर उसके बाद आता है फिजिकल क्लिफ। ठीक है, फिजिकल क्लिफ, फिजिकल क्लिफ में क्या होता है, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, अभी आप ये वाला पार्ट देखो, ये यहाँ तक, ये वाला पार्ट। इस केस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आप टैक्सेस भी आप पे बहुत कम लिए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस आपसे बहुत कम ले रही है, और साथ में गवर्नमेंट आप पे खर्चा भी बहुत कर रही है। ठीक है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आप पे बहुत खर्चा कर रही है। अब आपको पता है जब टैक्स आपसे कम ले रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर रही है, तो अचानक से डिमांड बढ़ेगी। आपसे टैक्स कम लिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अभी हमने पढ़ा टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्स आपसे मैं ले नहीं रहा, साथ में मैं आपको पैसा दे भी रहा हूँ पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो आपके पास बहुत सारा पैसा बच गया। अब आप खरीदोगे चीजें, डिमांड बढ़ेगी अचानक से। तो ऐसा कहाँ पे किया गया था, ऐसा यूएस में किया गया था। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे अचानक से लगा कि अब इकोनॉमी मेरी रिवाइव कर गई, डिमांड बढ़ गई, मैं अचानक से आप पे टैक्सेस बढ़ाऊं और साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दूं। तो ये मैंने अचानक से किया। कैसे, जैसे ये आपका कोई डैम है, ठीक है, यहाँ पे कोई डैम है आपका, इसके आपने सारे गेट अचानक से खोल दिए, तो एकदम से बहुत सारा पानी बाहर आया, और फिर अचानक से आपने सारे गेट बंद कर दिए, तो पानी का फ्लो बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे हो आप। एक लंबे टाइम तक आपने क्या किया, लिबरल रहे आप, टैक्स भी आपने कम लिया, साथ में आपने एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा किया, तो लोगों के पास बहुत पैसा आया तो डिमांड बढ़ी। अब अचानक से क्या किया आपने, उस डैम को बंद कर दिया है। आपने अचानक से क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। तो ये जो डिमांड आपकी यहाँ पे थी, वो अचानक से कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो ये देखो, ये डिमांड की वजह से क्या है, अचानक से इस चोटी से वो इस पे आ गई। इसको कहते हैं फिस्कल क्लिफ। एक क्लिफ क्रिएट हो गई ना, पहले यहाँ थी डिमांड, क्यों, लोगों के पास बहुत पैसा था, अचानक से आपने टैक्सेस भी बढ़ा दिए और साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कम कर दिया, लोगों के पास पैसा कम हुआ, तो D1 से डिमांड कहाँ गई, नीचे गिर गई D2 पे। तो एक तरह से ये क्लिफ बना डिमांड का, इसको कहते हैं हम फिस्कल क्लिफ। ये किसने यूज किया था, ये यूएस में यूज किया था फेडरल रिजर्व ने। ठीक है, वो देखेंगे आगे हम कैसे यूज किया था। हमारे पेपर के काम का सिर्फ फिस्कल क्लिफ की डेफिनेशन है, वो पेपर में इसी तरह से आपको स्टेटमेंट देगा, फिस्कल फिस्कल क्लिफ। ठीक है, उसके बाद ये 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें एक फिस्कल ट्रैप का डाल देगा, एक फिस्कल ड्रैग का डाल देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको फिस्कल ट्रैप क्लियर है। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, और फिस्कल क्लिफ भी क्लियर है। आप फिस्कल क्लिफ देखो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टैक्स कट्स एंड लिबरल पब्लिक एक्सपेंडिचर, more money, demand will increase, sudden condition of high taxes and reduced public expenditure, less money, demand will decrease। ये क्लिफ क्रिएट हो जाएगा एक तरह से। ये इस क्लिफ को ही हम फिस्कल क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं, पानी था, ये आपका डैम था, डैम के मैंने मान लो 4 गेट खोले, और 4 में से मैं 3 बंद, एक बंद करता हूँ, 3 खुले, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं अगर सडन यहाँ पे कम करता, थोड़ा कम करता, लेकिन इसने क्या किया, सडनली मतलब टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और पब्लिक स्पेंडिंग बंद कर दी। तो सडन हुआ ना, तो सडन होने से क्या होता है, जैसे आप सडनली ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो आप क्या होते हो, गिर जाते हो, आगे आते हो, आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। आप धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिए, स्पेंडिंग को कट कर दिया, तो डिमांड में सडन जो आया ना, ये डिफरेंस, दैट इज फिस्कल के लिए। उसके बाद है लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है कि आप पैसे को होल्ड करके रख लेते हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या, मनी सप्लाई। पैसे को आपने ट्रैप कर लिया भाई, पकड़ लिया पैसे को, आपने गवर्नमेंट पब्लिक ने पैसा अपने पास रख लिया, खर्च नहीं कर रहे, ना तो आप इन्वेस्टमेंट कर लो कहीं पे,
और ना कहीं पे खर्च कर रहे हो। ना तो आप कुछ उससे बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहे हो, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, ना बैंक में जमा करा रहे हो, ना आप उससे कुछ नई चीजें खरीद रहे हो। जैसे अभी कोविड में लोग यही तो कर रहे हैं, कब क्या हो जाए इसलिए पैसा संभाल के रख रहे हैं, कब जॉब चली जाए। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में मतलब जब लोग होल्ड करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, उसको खर्च नहीं करते डर के कारण। ठीक है, कि हमारा पैसा अभी खर्च कर देंगे, आगे पैसा होगा नहीं होगा पता नहीं, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए, बैंक बंद हो जाए, इसलिए बैंक में भी जमा नहीं कर रहे। दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। एंड लास्ट इज थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स जब आप पैसा सोच समझ के खर्च करते हो। देखो यहाँ तो खर्च ही नहीं कर रहे हो, लेकिन जब सोच समझ के खर्च करते हो, दैट इज नॉन एज थ्रिफ्ट। जैसे मान लो मेरे पास है 1 करोड़ रुपए आ गए, अगर मैं 1 करोड़ की मान लो फेरारी खरीद लेता हूँ, तो वो थ्रिफ्ट नहीं है। ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा वैगेंजा हो गया, मतलब फालतू में ऐसे ही खर्च करना। लेकिन अगर मैं जुडिशियसली उसको खर्च करता हूँ, मैं उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया मैंने, या फिर किसी को मतलब मान लो कि बैंक में मैंने एफडी करा दी, आरडी करा दी, या मैंने मान लो किसी कोचिंग में इंस्टीट्यूट खोल लिया अपना वहाँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर मान लो मैंने एसआर कॉलेज में इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहां से मुझे पैसा मिले, या फिर जहां फालतू की जगहों पे खर्च नहीं करूँ, तो वो थ्रिफ्ट कहलाता है। थ्रिफ्ट मतलब आप पैसा तो खर्च कर रहे हो, लेकिन जुडिशियस मैनर में, वो सोच समझ के खर्च कर रहे हो। दैट इज थ्रिफ्ट। जैसे आप होता है ना घर पे आपके जो पुराने लोग थे, इसको कहते हैं मित व्ययी। मित व्ययी मतलब सोच समझ के खर्च करना। पुराने जमाने के लोग आप देखोगे तो वो पैसों की कदर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैसा आया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, पेट्रोल उड़ाया, डीजल उड़ाया। ठीक है, ये सब करते हैं हम। ठीक है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, बुक की जरूरत नहीं तो भी बुक खरीद रहा है, पढ़नी है नहीं वो धूल खा दी, मना कर दिया बुक नहीं खरीदनी तो भी बुक खरीद रहा है। ठीक है, लगना चाहिए ना कि भाई हाँ हम तो पढ़ते हैं। ठीक है, आईफोन किसी काम का नहीं है, आईफोन खरीद लिया स्टेटस सिंपल दिखाने के लिए। किस काम आना है आईफोन? आपके तब काम का है जब आपको वो सिक्योर चीजें रखनी है। आपका है कि सिक्योर चीजें रखोगे, कौन सा आप ऐसी कोडिंग कर रहे हो जो कोई चुरा लेगा आपकी कोडिंग। ठीक है, तो दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स। इसमें किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। अदरवाइज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आई विल टुडे आल्सो शेयर दैट वीडियो, उसमें टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किया। अब अगर ये सब फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का खर्चा, वो गवर्नमेंट की उधारी। जैसे आप हो, आपके मान लो आप 10,000 कमाते हो और अब 12,000 उड़ाते हो, तो -2,000 जो हो गया ये आपकी उधारी हो गई। ऐसे ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम है, मैंने आपको बोला ना टैक्स चोरी बहुत है, और गवर्नमेंट का खर्चा बहुत है। गरीबों को भी खिलाना है, फूड सेफ्टी भी, वो फूड सिक्योरिटी भी देनी है, 67% पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना है, फिर पाकिस्तान से भी जंग लड़नी है, चाइना को भी देखना है, फिर मानसून फेल हो गया, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम है। रेवेन्यू बहुत कम क्यों है? क्योंकि टैक्सेस बहुत कम मिलते हैं, लोग चोरी करते हैं। एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसमें तो लीकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, करप्शन बहुत ज्यादा है, बेनिफिशियरी के पास पहुंच ही नहीं पाता। तो टैक्स तो आ नहीं रहा, और टैक्स जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो फिर जो बीच का गैप है, उस गैप को फिस्कल डेफिसिट कहती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट आपकी 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ कमा के लाती है, और गवर्नमेंट खर्चा कर देती है 6 लाख करोड़। तो ये बीच का 2 लाख करोड़ का जो गैप होगा, इसी को हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। मान लो ऐसा हो गवर्नमेंट कमा के लाए 100 रुपए और खर्च भी 100 रुपए कर रही है, तो जीरो रह गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, बैलेंस। यहाँ पे ना फिस्कल डेफिसिट है ना, और मान लो गवर्नमेंट 110 रुपए कमा के लाती है और 100 खर्च करती है, तो यहाँ पे 10 रुपए बच गए गवर्नमेंट के, उसको बोलेंगे फिस्कल सरप्लस। अब हम बोलेंगे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कमाई ज्यादा है और खर्चे कम। कमाई ज्यादा कब होगी? टैक्सेस जब ज्यादा मिलेंगे, लोग चोरी कम करेंगे। दूसरा, जब सब्सिडीज में लीकेज नहीं होगी, जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो मिसयूज करते हैं फैसिलिटीज का वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे हम आगे फिस्कल डेफिसिट में डिटेल में। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन देख लेते हैं।